So yesterday we have discussed that what is capital asset. Okay. और उससे पहले मैंने क्या डिस्कस किया था कि भाई व्हेन द कैपिटल गेन इज टैक्सेबल, तो सबसे पहले कैपिटल एसेट होना चाहिए। अभी कैपिटल एसेट किसको कहते हैं वो हमने समझ लिया, ठीक है। अभी yesterday we have also discussed that capital asset जो है, what is capital asset? Now I hope that you all have properly understood that capital asset किसको कहते हैं, okay. But now we have to understand कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसको कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट किसको कहते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे जो गेन होता है दैट इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे जो गेन होता है दैट इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो दिस ऑल वी डिस्कस्ड। Okay, now the next point is the short-term capital asset. Sorry, type of the capital asset. Now, what is the next point? Type of capital asset. Now, see, there are two type of capital asset. One that is a short-term capital asset. Another one that is a long-term capital asset. Okay. So, दो type की capital asset है. एक है short-term capital asset. Another one is the long-term capital asset. Now see, what is short term capital asset? Let us understand. तो short term किसको कहोगे? तो asset short term है या long term? ये आपको क्यों सीखना क्यों है कि short term है या long term? क्योंकि अगर asset short term है, if asset is a short term capital asset, तो इसको बेचने से जो गेन होगा that is the short term capital gain. अगर asset क्या है? long term capital asset है, और इसको बेचने से अगर जो कोई गेन होता है उसको हम कहेंगे क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, तो शॉर्ट टर्म असेट को ट्रांसफर करने से जो गेन होता है दैट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। हेलो, जस्ट मैडम, वो नहीं हुआ है अभी तक, मेरा भी बाकी है, मैं कल आपको कर देता हूँ, ठीक है। मेरा भी बाकी है, टाइम नहीं मिल रहा है अभी थोड़ा ऑफिस में जाने का, तो जैसे ही ऑफिस पहुंचता हूँ मैडम कल कर देता हूँ, कल मेरा और आपका दोनों का कर देता हूँ। नहीं 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 मैडम, कर देता हूँ, ठीक है। ठीक ठीक है मैडम, ठीक है। हाँ मैडम, हाँ सब ठीक है मैडम। हाँ हाँ ठीक है, हाँ मेरा अभी है। हाँ मैंने वो सब देख लेता हूँ मैडम, और कल बैठूंगा ना, ओके, तो मैं कर देता हूँ। थोड़ा मतलब शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है ना, इसीलिए। हाँ 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 दादा, हाँ હા હા એ પણ તમને પણ કાલે ગણીને મોકલાવું, કાલ સાંજે બેસું। હમણાં થોડોક છે ને શેડ્યુલ બહુ ટાઈટ ચાલે છે, કોલેજમાં એક્ઝામ ચાલે છે ને એના લીધે। કાલે સાંજે નહીં, પરમ દિવસનું રાખો ને દાદા, હે ને? ઓકે ઓકે, હા હા ઓકે દાદા, વાંધો નહીં, હા 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 ઓકે હા હા। સો વાય ધીસ ક્લાસિફિકેશન ઇઝ મેડ, સમજાય છે ને બધાને? હલો, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। तो ये क्लासिफिकेशन के पीछे का लॉजिक क्या है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट में जो गेन होता है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, एंड द गेन विच अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इट इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, अभी आप समझो, मैंने कल आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जो क्लासिफिकेशन है उसके क्या फायदे हैं वो हम बाद में देखते हैं। इसमें क्या होता है, टैक्स रेट कम होता है लॉन्ग टर्म पे, और शॉर्ट टर्म पे जनरली टैक्स रेट क्या होता है, हायर रहता है, वो हम टैक्स रेट भी देखेंगे। लेकिन अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है क्या है, आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट एंड व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। ओके, अभी शॉर्ट टर्म असेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो चेक करने के लिए आपको देखना पड़ता है उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग। यू आर सपोज टू चेक व्हाट पीरियड ऑफ होल्डिंग, कि ये असेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। नाउ व्हाट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग? पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब जिस दिन आपने परचेज किया, जिस दिन आपने उसको बाय किया,
और जिस दिन आप उसको ट्रांसफर करते हो मतलब सेल करते हो। तो यहाँ से बाय करने की डेट से लेके सेल करने की डेट तक का जो पीरियड है, ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पीरियड ऑफ होल्डिंग। दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ होल्डिंग। आज बाय किया सपोज मैंने 1 जनवरी 2021 को, और मैं उसको बेच रहा हूँ 31 मार्च 2023 को। तो ये दोनों के बीच का जो पीरियड है 2 साल का, जो वॉट एवर इज द पीरियड, ओके, दैट दैट पीरियड is treated as what? That period is treated as period of holding. That period is known as the period of holding. Now ये period of holding कितना है उसके बेस पे asset short term है या long term है वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पे you can see here कि what is the short term capital asset and what is long term capital asset। तो जनरली सभी assets के लिए, मेजोरिटी ऑफ assets के लिए आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या देखना है। देखो, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द असेट is less than or equal to 36 month immediately before the date of transfer, मतलब जिस दिन बेचते हो उसके आगे का, मतलब जिस दिन आपने बाय किया तब से लेके जिस दिन बेचते हो उसके अगले दिन तक जो भी आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है, मतलब डेट ऑफ सेल यू डू नॉट हैव टू कंसीडर व्हेन यू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, ओके, इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जिस दिन बाय किया और जिस दिन सेल करते हो उसके अगले दिन तक। अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, 36 मंथ से कम है, एग्जैक्ट 36 मंथ या तो फिर उससे कम है, तो आपकी असेट को क्या कहा जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज्यादा है, इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 36, the period of holding is more than 36 month immediately before the date of transfer, मतलब जिस दिन आप ट्रांसफर करते हो उसके अगले दिन तक आपने असेट कितनी होल्ड की है, मोर देन 36 मंथ, ओके। इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन इक्वल टू और लेस देन 36 मंथ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, और इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 36 मंथ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, ओके। तो बहुत सीधा सा है, इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है 36 मंथ या तो उससे लेस, असेट को क्या कहोगे आप, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। और अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, मोर देन 36 मंथ, ओके, तो अगर मोर देन 36 मंथ हो जाता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, ओके। सो दिस इज व्हाट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट वी हैव अंडरस्टूड। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट किसको कहोगे, वी विल चेक द पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ एग्जैक्ट या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 36 मंथ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट कहे जाएंगे। सो दिस इज इन जनरल रूल, ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म दैट वी हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन द 36 मंथ पीरियड। इफ द 36 मंथ और लेस इज शॉर्ट टर्म, मोर देन 36 मंथ लॉन्ग टर्म। एग्जैक्ट 36 असेट टू केस शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म, इट इज शॉर्ट टर्म, ओके, नॉट अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 36 मंथ, यहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन 36 मंथ, okay, just a minute. Okay. Now ये 36 मंथ सभी असेट के लिए नहीं है। देखो कुछ असेट्स ऐसी है उसमें असेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो डिसाइड करने के लिए कुछ असेट में ये पीरियड 12 मंथ देखा जाता है और कुछ असेट में ये पीरियड 24 मंथ देखा जाता है, ओके। तो असेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म ये डिसाइड करने के लिए बाकी सभी असेट के लिए कौन सा जनरल पीरियड कितना है, 36 मंथ, एग्जैक्ट 36 मंथ और उससे लेस शॉर्ट टर्म, मोर देन 36 मंथ लॉन्ग टर्म, ठीक है। लेकिन ये जो असेट है देखो यहाँ पे क्या बोला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बोल सकते हो, द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 12 मंथ। मतलब ये सभी असेट में अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म और 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म। तो ये 4 असेट ऐसी है जिसमें आपको 36 मंथ नहीं लेना है, लेकिन इसके ये 4 असेट के अंदर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है ये डिसाइड करने के लिए आपको पीरियड लेना है। यू आर सपोज टू टेक द पीरियड ऑफ 12 मंथ। बाकी सभी असेट में 36 के बेस पे डिसाइड करते हैं, ओके। लेकिन ये 4 असेट के केस में आपको असेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है ये डिसाइड करने के लिए यू आर सपोज टू टेक द पीरियड ऑफ
12 मंथ इंस्टेड ऑफ 36 मंथ। ओके, तो ऐसी कौन कौन सी एसेट है? यू कैन सी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इन अ कंपनी। लेकिन कैसे? यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला गया है लिस्टेड। अगर आपके पास लिस्टेड, आपको पता है अगर कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गए तो उसको लिस्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स या तो लिस्टेड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर है, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, आपको डिसाइड करना है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेस पे डिसाइड करोगे। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग बाकी सभी एसेट में कितना लेते हैं 36 मंथ, लेकिन ये एसेट में हम लेते हैं 12 मंथ। तो 12 मंथ एग्जैक्ट है या 12 मंथ से कम है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो 12 मंथ से ज्यादा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कौन सी वाली एसेट के लिए मैं बात करता हूँ? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। ओके, वैसे देखो अकेले शेयर्स लिस्ट नहीं होते, कुछ कंपनी के डिबेंचर और बॉन्ड भी लिस्ट होते हैं। ओके, तो अगर आपके पास कोई कंपनी के लिस्टेड कंपनी के बॉन्ड है या लिस्टेड कंपनी के डिबेंचर है, या तो फिर डिबेंचर और बॉन्ड ऐसे विच इज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, तो दैट इज कॉल्ड द लिस्टेड सिक्योरिटी। तो अगर आपके पास लिस्टेड बॉन्ड या डिबेंचर है अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स कौन इश्यू करता है? म्यूचुअल फंड इश्यू करता है। और बॉन्ड और डिबेंचर कौन इश्यू करता है? कंपनी। तो कंपनी के जो लिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, वो डिसाइड करने के लिए हम कितना पीरियड लेंगे? वी विल टेक द पीरियड ऑफ 12 मंथ। ओके, नाउ अगर आपके पास आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो देखो अगर आपने यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूटीआई क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के आपने म्यूचुअल फंड बाय किए या तो फिर दूसरी कोई भी प्राइवेट कंपनी के म्यूचुअल फंड बाय किए, लेकिन जिस जो कैसा है आपको पता होगा, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो वो डेट बेस्ड होता है और इक्विटी बेस्ड होता है। तो अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और उसके यूनिट आपके पास है या तो फिर यूटीआई के कोई भी यूनिट है, तो यूनिट्स ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल ओरिएंटेड सॉरी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, उसके यूनिट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है डिसाइड करना है। आप कितना पीरियड लोगे? 12 मंथ। और अपने जीरो कूपन बॉन्ड अगर आपके पास है, आपको मैंने समझाया हुआ है किसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं, तो वो केस के अंदर आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग बाकी सभी एसेट में 36 मंथ लेते हैं, लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड में हम कितना लेंगे? 12 मंथ। चार एसेट ऐसी है लिस्टेड इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, listed securities other than units, units of UTI, then zero coupon bonds. Okay, so in that case you are supposed to take the period of 12 months, ठीक है। now कुछ कैपिटल एसेट ऐसी है जिसमें हम 12 मंथ नहीं 24 मंथ्स लेते हैं। देखो मतलब शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, वो अगर आपको डिसाइड करना है तो वो केस के अंदर देखो ये दो एसेट ऐसी हैं जिसमें एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये डिसाइड करने के लिए हम 24 मंथ्स पीरियड लेंगे। देखो बाकी सभी एसेट में 36 मंथ लेते हैं, ये चार एसेट में 12 मंथ लेते हैं, और ये दो एसेट ऐसी है, दो तीन एसेट आती है इसमें जिसमें 24 मंथ्स हम लेते हैं, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी एसेट है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट डिसाइड करने के लिए हम 24 एसेट मंथ लेते हैं? तो देखो लिस्टेड कंपनी की इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर है 12 मंथ, लेकिन अगर आपके पास अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर है, ओके, विद शेयर्स इज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर से जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है ऐसे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर है, वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो डिसाइड करने के लिए हम पीरियड कितना लेंगे? 24 मंथ, नॉट 36, नॉट 12। यहाँ अनलिस्टेड कंपनी में हमें पीरियड कितना लेना है? 24 मंथ्स। ओके, और अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो ही प्रॉपर्टी आती है, लैंड और बिल्डिंग या बोथ, तो लैंड और बिल्डिंग और दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो केस में भी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो डिसाइड करने के लिए हम कितना लेंगे पीरियड? 24 मंथ्स। तो ये चार असेट में 12 मंथ, ये दो असेट के अंदर 24 मंथ, और ये इसके अलावा की कोई भी असेट है तो उसके लिए 36 मंथ। समझ में आया आपको यहाँ तक? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, देखो यहाँ पे एक छोटा सा सम जैसा है कि स्टेट द पीरियड फॉर दी कैपिटल असेट टू बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। देखो असेट लॉन्ग टर्म कब कही जाएगी ऐसा बोला है, तो मोर देन कुछ पीरियड होगा, उसके से ज्यादा है तो वी कैन कॉल इट मोर देन। देखो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे
तो उसमें लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म किसके बेस पे डिसाइड करेंगे हम? 12 मंथ के बेस पे। 12 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 12 मंथ एग्जिट और 12 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म। યુનિટ્સ ઓફ ડેપ્ટ ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, देखो અહીંયા મેં તમને શું કીધું? મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ હોવા જોઈએ કાં તો યુટીઆઈ ના યુનિટ્સ હોવા જોઈએ। તો ડેપ્ટ ઓરિએન્ટેડ હશે તો જો એ ના 12 માં કવર થાય છે ના 24 માં કવર થાય, તો કેટલો પીરિયડ લઈશું ત્યાં? 36 મંથ। ओके, नाउ यूनिट्स ऑफ यूटीआई क्लियरली बोला है 12 मंथ्स, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड क्लियरली बोला है यहाँ पे 12 मंथ आएगा, ठीक है। लिस्टेड कंपनी के डिबेंचर, बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देखो ये सभी में जो लिस्टेड है, अगर बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिबेंचर कोई भी लिस्टेड है तो 12 मंथ आ जाएगा। अनलिस्टेड कंपनी के बॉन्ड, डिबेंचर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देखो अनलिस्टेड के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के लिए 24 मंथ है, फिर अनलिस्टेड कंपनी के डिबेंचर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो उसमें तो 36 मंथ लगेगा, ध्यान रखना। अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटीज और प्रेफरेंस शेयर्स में 24 मंथ लेना है, लिस्टेड कंपनी के इक्विटीज और प्रेफरेंस शेयर में 12 मंथ लेने का। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के डिबेंचर है तो उसमें 36 आएगा, और अनलिस्टेड लिस्टेड कंपनी के डिबेंचर है, कोई भी लिस्टेड आता है तो 12 ले लेने, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के डिबेंचर है तो यू आर सपोज टू टेक 36 मंथ। ओके, शेयर्स लिस्टेड इन द कंपनी, लिस्टेड એટલે 12 मंथ आ जाए। ओके, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स, इक्विटी या प्रेफरेंस कोई भी हो, 24 मंथ। लैंड और बिल्डिंग में 24 मंथ, और दूसरी कोई भी एसेट है उसमें 36 मंथ लगेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 36 मंथ, 12 मंथ, उसके बेस पे कैसे एसेट को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिसाइड करते हैं। यस सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कि भाई कैपिटल एसेट को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में डिवाइड करने का क्या फायदा है। तो यहाँ व्हाई द कैपिटल एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो देखो टैक्स इंसिडेंस अंडर द कैपिटल गेन्स डिपेंड, मतलब कोई भी एसेट है उसको ट्रांसफर करते हो और उससे जो अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो वो कितने रेट से उस पर टैक्स लगेगा। मैंने आपको बताया कि अगर शॉर्ट टर्म है तो उस पर रेट थोड़ा ज्यादा रहता है, लॉन्ग टर्म है तो रेट थोड़ा कम रहता है। तो टैक्स का जो इंसिडेंस है वो डिपेंड करता है असेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। इसीलिए हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में असेट को क्लासीफाई करना है, उस पर गेन करेंगे, गिनेंगे। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट पे गेन हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पे गेन हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो एक टैक्स इंसिडेंस मतलब कितने परसेंटेज से टैक्स लगेगा, इसीलिए। ओके, देखो इफ असेट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, कैपिटल गेन विल बी द शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। Okay, if the asset is a long term capital asset, capital gain will be long term capital gain। और देखो अगर आपके पास असेट ऐसी है जिस पे आप डेप्रिसिएशन पीजीबीपी में क्लेम करते हो, कल आपको पढ़ाया था, मैं बताया था, अगर डेप्रिसिएबल असेट है और उस पे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है, जो असेट आप बिजनेस में यूज करते हैं, एवरी ईयर यू आर क्लेमिंग द डेप्रिसिएशन ऑन दैट एंड यू आर सेलिंग दैट असेट, and on that if any gain is arised, it is always short term capital gain or short term capital loss irrespective of period of holding। बाकी सब में 24, 36, 12 ये सब देखना पड़ता है ना, लेकिन इसमें आपको शॉर्ट डेप्रिसिएबल असेट में 24, 36 या 12 नहीं देखना है। यहाँ पे आपको यू आर सपोज टू रिमेम्बर दैट अगर डेप्रिसिएबल असेट है तो डेप्रिसिएबल असेट पे हमेशा जो भी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा वो हमेशा कैसा होगा, इट इज ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ओके, ये आपको याद रखना है। नाउ सी यस्टरडे वी हैव आई डिस्कस्ड विथ यू कि भाई कैपिटल गेन कब लगता है। तो सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि व्हेन द कैपिटल गेन इज लेवल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास कैपिटल असेट होनी चाहिए। नाउ अभी आपको बहुत क्लियर हो गया कि व्हाट इज कैपिटल असेट। आपने ये भी समझ लिया कि किसको शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट कहते हैं, किसको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट कहते हैं। ओके, ये आपने समझ लिया, ठीक है। नाउ कैपिटल असेट अकेले होने से कैपिटल गेन नहीं होता, आपको क्या करना पड़ता है, कैपिटल असेट को ट्रांसफर करना पड़ता है। कैपिटल असेट को ट्रांसफर करना पड़ता है, और कैपिटल असेट अगर ट्रांसफर होती है, और वो ट्रांसफर कब होती है, इफ द ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और उसके बाद उस पर कोई गेन होता है तो ये गेन टैक्सेबल होता है इफ इट इज नॉट एग्जम्प्ट। ओके, तो ये गेन पे हम टैक्स पे करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैपिटल असेट होने से कैपिटल गेन नहीं होता है, कैपिटल असेट को आपको प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करना पड़ता है, और इफ यू ट्रांसफर द कैपिटल असेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देन इट इज टैक्सेबल।
ओके मतलब देन द टैक्सेबिलिटी क्वेश्चन अराइजेस। सपोज मेरे पास घर है कि मेरी कैपिटल असेट है, तो घर से तो कैपिटल गेन पर टैक्स भरो नो, घर पे टैक्स में अभी पे जब कब पे करूंगा, व्हेन आई विल ट्रांसफर द कैपिटल असेट। अगर वो घर किसी को बेच देता हूँ और बेचने से मुझे कोई गेन होता है तो टैक्सेबल होगा, मतलब ट्रांसफर होना जरूरी है। देखो यहाँ पे मैंने अभी वर्ड क्या यूज किया, मैं बेच देता हूँ, तो बेचने को तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल। तो whether the sale and transfer both are same word, so answer is no. Sale and transfer both are not same word. Yes, the transfer include the sale, but see, transfer include the sale, but इसके अलावा सेल के अलावा दूसरे भी कुछ ट्रांजेक्शन है जिसको भी ट्रांसफर कहते हैं। ओके, तो वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ट्रांसफर। ट्रांसफर किसको कहेंगे ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज ट्रांसफर? सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इज द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन है। okay. So what is transfer? So now the next point of discussion is definition of transfer. Okay. So now what is the definition of transfer? Definition of definition of transfer of capital asset. The ultimately this is the definition of transfer. तो ट्रांसफर मीन्स what? देखो ये 7 प्रकार के ट्रांजेक्शन का लिस्ट दिया गया, ये सातों ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर कहा जाएगा। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन है तो उसको ट्रांसफर नहीं गिनेंगे। तो नाउ व्हाट इज ट्रांसफर? तो ट्रांसफर इंक्लूड्स व्हाट? देखो ट्रांसफर मीन्स सेल। सेल તમને બધાને ખબર છે। सपोज मेरे पास कोई कैपिटल असेट है, मैं आपको बेच देता हूँ और उससे आपका पैसा लेता हूँ। सपोज मैं 2 लाख में एक घर લીધું 3 लाख में તમને વેચી દઉં, so I am selling you and I am getting the monetary consideration from you. Okay, पैसा कैश में લીધા તમારી પાસે કે ચેક થી લીધા, whatever. But see, when I receive the money on transfer of the capital asset, it is treated as a sale. Okay, अगर कैपिटल असेट के बदले में कैपिटल असेट आपको मिलती है तो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। तो जरूरी नहीं कि ट्रांसफर के लिए सेल होना चाहिए। ट्रांसफर ઇન્ક્લુડ્સ વોટ? ટ્રાન્સફર ઇન્ક્લુડ ધી સેલ। તો સેલ તો તમે સમજી ગયા, પૈસા આપીને કોઈની પાસેથી વસ્તુ તમે વેચો કોઈને પણ, તો ઇટ ઇઝ અ સેલ। બટ ટ્રાન્સફર ઇન્ક્લુડ્સ વોટ? ટ્રાન્સફર ઇન્ક્લુડ ધી એક્સચેન્જ ઓલ્સો। તો સપોઝ ઇફ યુ આર ડુઈંગ ધ एक्सचेंज ऑफ कैपिटल असेट देन दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि मेरा एक घर है जो मैंने 5 लाख रुपए में लिया है और ये सिचुएटेड है निजामपुरा में, सॉरी ये सिचुएटेड है अलकापुरी में। ओके, और मेरा एक फ्रेंड है उसने 10 लाख रुपए का एक घर लिया है जो है निजामपुरा में। तो मारी नौकरी निजामपुरा में और मारू घर क्या है अलकापुरी। ये मारा फ्रेंड ની જોબ અલકાપુરીમાં છે પણ એનું ઘર નિઝામપુરામાં। તો અમને બેવને ટ્રાન્સપોર્ટનો ખર્ચો થાય છે રોજ આવવા જવા। તો વી ડિસાઇડેડ કે લેટ અસ એક્સચેન્જ ધ હાઉસીસ। હું શું કરું છું, મારું 3 BHK નું ઘર છે એ મારા ફ્રેન્ડને આપી દઉં છું અને મારો ફ્રેન્ડ મને એનું 3 BHK નું ઘર આપી દે અને ઘરના બદલામાં ઘર લઈ લે છે। अभी आप देखो मैंने घर कितने का लिया था, 5 लाख का अलकापुरी में, और वो घर में मेरे फ्रेंड को दे देता हूँ और उसके सामने उससे क्या लेता हूँ, 10 लाख का घर ले लेता हूँ, क्योंकि कोई पैसे का ट्रांजेक्शन हमारे बीच में नहीं होता। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि मैंने 5 लाख का घर देके 10 लाख रुपए का दूसरा घर उससे एक्सचेंज में लिया। तो यहाँ पे देखो आप बोलोगे सर सेल नहीं आ, सेल नहीं बट इट इज ए एक्सचेंज। तो यहाँ पे भी मुझे गेन हो रहा है because I am giving 5 lakh rupees house to my friend and in turn I am getting 10 lakh rupees house from my friend. So here I am having a capital gain of 10 lakh, sorry 5 lakh. So this 5 lakh will be taxable or not? So question arises that whether it is transfer or not. So definition of transfer clearly says that exchange is a transfer. तो exchange अगर सेल करोगे तो सेल तो ट्रांसफर है ही है, but exchange is also treated as a transfer. Okay, and the third point is what? Relinquishment of asset. If the asset is not sold by you but asset is get relinquished, okay, तो asset is get relinquished। relinquish का मतलब होता है कि to end the asset, then that is also treated as a transfer। for example आप समझ लो कि relinquishment किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये के
हिसाब से एक कंपनी के 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बाय किए। ठीक है, मतलब मैंने कितना पैसा पे किया, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके, मतलब 10 लाख रुपया। ओके, so I have paid 10 lakh rupees and purchased the redeemable preference shares of XYZ Limited. अभी ये शेयर्स को मैं बेच नहीं रहा हूँ, लेकिन आई एम वेटिंग टिल द रिडम्पशन, and on the date of redemption company redeemed that share with the premium, and at the time of redemption I am getting 200 rupees per share, and I have purchased the 10,000 shares, so I am getting 20 lakh rupees ऑन रिलाइंग। देखो मैं ट्रांसफर नहीं करता हूँ, किसी को बेच नहीं रहा हूँ, बट रिडम्पशन के टाइम पे मैंने रिडीम किया। अभी रिडम्पशन हुआ तो उस दिन क्या होगा, रिडम्पशन के दिन मैं अपने शेयर्स कंपनी को वापस दे दूंगा और कंपनी मुझे 200 रुपया दे देगी। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ ट्रांसफर, और उस दिन से वो रिडीम हो गया, मतलब असेट इज कम टू एंड। अभी वो शेयर्स कंपनी भी क्या करेगी, फाड़ के फेंक देगी, मतलब दिस इज अ रिडम्पशन। हियर यू आर नॉट सेलिंग द शेयर्स, बट और इसका मैच्योरिटी आ गया, यू आर giving back that share to the company on the maturity. Okay, so this is called the relinquishment. Asset is come to end. એનો ટાઈમ પીરિયડ 7 વર્ષના રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ હતા, 7 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા તો કંપનીએ તો રિડમ્પશન કરી દીધું, યુ હેવ ગિવન, मतलब द कंपनी हैज गिवन बैक द मनी टू यू। तो दिस क्वेश्चन अराइजेस दैट, देखो यहाँ पे मैंने परचेस कितने में किया था, 10 लाख में, आई एम गेटिंग द 20 लाख बैक। Okay, so here you can see I am having a 10 lakh gain. Now whether this 10 lakh gain is taxable or not, this question arises that this redemption is a transfer or not. I told you redemption is a relinquishment of asset. If the asset is get relinquished, the relinquishment is treated as a transfer, so it is subject to capital gain. Okay, so relinquishment of asset is also treated as a transfer. So transfer include what, sale, exchange or relinquishment of asset. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ सपोज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन द असेट। सपोज समझ लो आप असेट बेच नहीं रहे हो, लेकिन असेट के अंदर आपका कोई राइट है और वो राइट आप एक्सटिंग्विश कर देते। एक्सटिंग्विश मतलब जतू करो, તમારો રાઈટ તમે જતો કરો અને એના બદલામાં તમે પૈસા લો છો, તો that is called the extinguishment of right in asset. suppose you are having a right in asset, suppose समझ लो कि आपने और आपके फ्रेंड ने एक घर लिया है 10 लाख रुपए, दोनों ने मिल के 10 लाख रुपए का घर आपने लिया, दोनों का 50-50% राइट है इस पे। ओके, मतलब आपने ऐसा डिसाइड किया है कि भाई उससे 5-5 लाख रुपया का 10 लाख रुपये ने तुम्हें घर ली। ओके, नाउ you don't want to sell this house but your friend wants to sell. Okay, तो या तो फिर आपको आपके फ्रेंड के साथ नहीं बन रही है, पर आपने बोला कि मारे मारो राइट आ घરમાં છે ને જતો કરી દેવો છે, તું મને મારા પૈસા પાછા આપી દે। એટલે તમે જે દિવસે તમે પૈસા પાછા માંગો છો એની પાસે, ત્યારે તે દિવસે આ ઘરની માર્કેટ વેલ્યુ થઈ જાય છે 20 લાખ। એટલે માર્કેટ વેલ્યુ પ્રમાણે તમારો ફ્રેન્ડ શું કરે છે, તમને 10 લાખ રૂપિયા આપે છે, ભાઈ આજે ઘર વેચીએ તો 20 લાખ આવે, પણ હું વેચતો નથી, પણ તને તારા 10 લાખ આપીને છૂટો કરું છું। હવે તમે ઇન્વેસ્ટ કર્યા ત્યારે કેટલા ઇન્વેસ્ટ કર્યા હતા, 5 લાખ, and at the time of extinguishing your right in asset, whatever right was there in your asset, that right you are extinguishing, and on extinguishment of right you are getting 10 lakh rupees back. So you have invested 5 lakh and you are getting 5 lakh, 10 lakh. So here you are having a 5 lakh gain. So whether this 5 lakh gain is taxable or not? So answer is yes. The extinguishment of right in asset is also treated as a transfer as per section 2 subsection 47. So it is treated as a transfer. Okay. So also the next point is the compulsory acquisition of any capital asset under any law. अगर आप बेचना नहीं चाहते लेकिन गवर्नमेंट आपसे कोई लैंड, बिल्डिंग या तो फिर कोई भी कैपिटल एसेट आपसे ले लेती है, that is called compulsory acquisition. That I have teach you earlier also in the income from other sources. Suppose कोई आपका घर है यहाँ पे और यहाँ से ये रेलवे की लाइन निकल रही है, आप बोलोगे मैं घर नहीं बेचूंगा, तो ऐसा नहीं चलता है, आपको घर देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द कंपल्सरी acquisition. Okay,
कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट आपसे ये प्रॉपर्टी का कर लेती है, ठीक है। अभी समझ लो आपने ये घर खरीदा था 2 लाख रुपए में, और ये रेलवे लाइन आई और उसकी वजह से आपसे घर ले लिया गवर्नमेंट ने, आपको दिया 5 लाख, ओके। तो ये 3 लाख पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आप बोलोगे सर मैं वेचू नहीं, मारी पास छीनवी लेवामां આવ્યું છે, आई डोंट वांट टू सेल, so this is not a capital gain, this is not a transfer. But the section 2 subsection 47 what it says कि if compulsory acquisition of asset is done under any law, then that is also treated as a transfer. तो उसको भी ट्रांसफर कहा जाएगा। तो ट्रांसफर includes sale, exchange, relinquishment of asset, extinguishment of right in the asset, or there is a compulsory acquisition of asset under any other law, then that is a capital asset. That is called a capital, matlab that is treated as a transfer. So suppose if you convert the capital asset into stock in trade, that is also treated as transfer. सपोज आप क्या, ये आपको मैंने बहुत बार समझाया हूँ, एक फर्नीचर की दुकान का एग्जांपल देके पीजीबीपी में समझाया, ओके। व्हेन यू कन्वर्ट द कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ओके, स्टॉक इन ट्रेड में आप कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करते हो, तो दैट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल, दैट इज ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल समझ लो कि भाई मेरी एक फर्नीचर की दुकान है, ओके, और ये फर्नीचर की दुकान के अंदर मैं अपने लिए यूज करने के लिए, देखो पीजीपीपी में कुछ अलग सा एग्जांपल दिया था, ये अलग है। वहां पे क्या होता था, आप स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में ट्रांसफर करते थे, यहाँ कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर कर रहे हैं। सपोज आपकी दुकान है और ये दुकान के अंदर समझ लो, ये दुकान वाला एग्जांपल यहाँ सेट नहीं होगा क्योंकि फर्नीचर इज नॉट अ कैपिटल असेट। तो समझ लो ये मेरी ज्वेलरी की दुकान है, ओके, और यहाँ पे एक कोई डायमंड की ज्वेलरी है जो मैंने अपने लिए या अपनी वाइफ के लिए खरीद के रखा था, जिसकी वैल्यू है 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये में मैंने खरीदा। अभी आप समझ लो कि डायमंड का भाव बहुत बढ़ गया, या तो फिर ये ज्वेलरी का भाव बहुत बढ़ गया। अगर इसको मैं आज के दिन बेच रहा हूँ तो उसकी वैल्यू आ रही है 10 लाख रुपये। तो मैं क्या करता हूँ, ये अपने घर में, घर की तिजोरी में पड़ा था, तो घर की तिजोरी में पड़ा था ज्वेलरी, तो वो मेरी क्या हो गई, कैपिटल असेट। और वो ज्वेलरी को मैं अपने शोरूम में बेचने के लिए रख देता हूँ और उस पर टैग लगा देता हूँ 10 लाख रुपये। अभी बेचा नहीं है लेकिन बेचने के लिए रख दिया, ओके, बेचने के लिए रख दिया। तो अभी क्या होगा, देखो जिस दिन आप उसको यहां से यहां रखते हो, ऑन दैट डे इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आपने कन्वर्जन कर दी, मतलब इट इज ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। भले बेचा नहीं है, ये बेचने के बाद जो भी होगा दैट इज अनदर थिंग, पर यहाँ ये आपने 5 लाख की चीज आपने जो पहले खरीदी थी अपने खुद के यूज के लिए, नाउ यू आर यूजिंग और यू आर पुटिंग इन योर बिजनेस टू सेल, then that is treated as conversion of capital asset into stock in trade. तो ये जो डिफरेंस है 5 लाख में तुम आपने ये डायमंड बाय किया था, नाउ यू आर पुटिंग इट इन योर बिजनेस फॉर सेल, देन द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, भले ये बेचा नहीं है लेकिन बेचने के लिए आपने रख दिया, स्टॉक इन ट्रेड आपने उसको बना दिया, ओके, स्टॉक इन ट्रेड बनाया, मतलब ये स्टॉक के अंदर भी आपकी वैल्यू दिखेगी, ठीक है। तो ये जो 5 लाख का जो डिफरेंस है दैट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल गेन and will be taxable the day on which you transfer it, if you convert the capital asset into stock in trade. So when you convert the capital asset into stock in trade, that is also treated as transfer and it will be also subject to tax, because the definition clearly says that if you convert the capital asset into stock in trade, then that is also treated as transfer, okay. Now see, मैच्योरिटी ऑन रिडम्पशन ऑफ जेडसीबी। जेडसीबी का फुल फॉर्म होता है जीरो कूपन। जीरो कूपन बॉन्ड आपको मैंने काफी बार समझाया है, सेक्शन 36 में बढ़ाया आपको कि अगर कोई जीरो कूपन बॉन्ड है, ओके, आपने इश्यू, सपोज जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है कि आपने परचेस किए थे जीरो कूपन बॉन्ड 100 रुपये, अभी रिडम्पशन पे आपको उसके 200 रुपये मिल रहे हैं। तो जीरो कूपन बॉन्ड, ओके, 100 रुपये का बाय किया था, रिडम्पशन के टाइम पे 200 मिल रहा है, ये 100 रुपया जो है इट इज अ रिडम्पशन, जीरो कूपन बॉन्ड का रिडम्पशन। ये 100 रुपया आप बोलो कि सर ट्रांसफर नहीं કર્યો, આ તો રિડમ્પશન એની ટર્મ પૂરી થઈ ગઈ એટલે રિડમ્પશન થયું, બટ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ટ્રીટેડ એઝ ટ્રાન્સફર બીકોઝ ડેફિનેશન ક્લિયરલી સેઝ ધેટ कि if you redeem the zero coupon bond, okay, so on maturity or redemption whatever zero coupon bonds take place,
इट इज ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर, तो उसको भी हम ट्रांसफर कहेंगे। ओके, नाउ सी सपोज इफ यू आर गिविंग द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन किसी को दे रहे हैं अंडर द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, so under the income tax act above transaction is considered as transfer by applying the substance over form। okay, like देखो एक एग्जांपल दिया है कि मिस्टर ए एंटर्स इनटू एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ हिज हाउस। ए बोलता है किसी को कि मैं अपना घर बेचूंगा। परचेजर सर गिव्स entire consideration to A, and A hand over a complete right of possession to the purchaser since he has realized the entire consideration. However, some legal formalities are left to be done. Okay, मतलब તમે શું કર્યું હજુ સમજી લો કે ઘર ક્યારે વેચ્યું કહેવાય। देखो आपका सीटी सर्वे की ऑफिस के अंदर कोई भी सपोज कोई घर है, एक घर है, ठीक है, ये एक घर सपोज मेरे नाम पे है, तो सिटी सर्वे की ऑफिस में इस पे नाम लिखा है भाई ये घर हेमंत भाई का, ठीक है, तो ये घर हेमंत भाई का ही सिटी सर्वे की ऑफिस में बोल रहा है। अभी मैंने किसी को बोला कि भाई હું તને આ ઘર 10 લાખ રૂપિયામાં વેચી દઉં, તો પેલો મને રોકડા 10,000 રૂપિયા કે ચેકથી ગમે ત્યારે 10 લાખ રૂપિયા મને આપી દે। એટલે હું શું કરું છું, મારું ઘર ખાલી કરીને એને ઘરની ચાવી આપી દઉં કે આ ઘર આજથી તારું। ઓકે, પણ બીજો પ્રોબ્લેમ શું થાય કે મારે આ ઘરનો દસ્તાવેજ કરવો પડે ને સપોઝ એ રમેશભાઈને ઘર વેચ્યું હોય તો આ હેમંતભાઈનું નામ કાઢી અને આ ઘરની જગ્યાએ રમેશભાઈનું નામ કરવું પડે, એટલે આ ફોર્માલિટી પેન્ડિંગ। But see what I did, I have given the complete possession to Mr. Ramesh. Okay, yet the formalities are pending. दस्तावेज નથી થયું, but you have given the house to someone. Now whether it is treated as a transfer, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो लोग कैपिटल गेन बचाने के लिए क्या करते हैं कि भाई कौन हेमंत भाई नो नाम बोले, हमारे कैपिटल गेन सपोज जो बायर है वो बोलेगा मेरी स्टैम्प ड्यूटी बच जाएगी, और हेमंत भाई बोलेंगे मेरा कैपिटल गेन बच जाएगा, रहने दो मेरे नाम पे घर, मैं कभी भी आपसे मांगूंगा नहीं वापस। तो ऐसे ट्रांजेक्शन करके लोग बचा सकते हैं टैक्स। इसीलिए यहाँ बोला गया कि जब आप किसी को पूरा घर का पोजीशन दे देते हो, जैसे पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, you are giving the complete possession of property to someone else, okay, and you are receiving the full consideration, and if the legal formalities are pending, then that is also treated as transfer। તમે કહેશો જો હજુ પ્રોપર્ટીમાં હેમંતભાઈનું જ નામ બોલે છે, આ ટ્રાન્સફર નહીં કહેવાય। નો, your Hemantbhai has given the complete possession to the Rameshbhai, so now the Rameshbhai is the owner, Hemantbhai ceased to be owner because he has received the consideration, he has given the entire possession to the Rameshbhai, so now Rameshbhai is the owner and this transaction will be treated as a transfer in the eyes of income tax act। so दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर। तो अगर आप किसी को बेचते हो, लेकिन बेचते हो पूरी लीगल फॉर्मेलिटी बाकी रखते हो, इन पोजीशन दे दिया, तो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर, एंड दिस whatever is capital gain arise on this transaction would be taxable। You cannot claim that this is not a transfer। okay, and the point number 7, transaction which have an effect of transferring the enjoyment of immovable property। okay, देखो इसका एक एग्जांपल दिया है, तो इसको हम समझते हैं। A person may become a member of a cooperative society, which may be a house or flat. When he pays the agreed amount, the society hands over the possession to the person concerned, and no conveyance is registered. So such transfer is treated as a transfer under the income tax। देखो ये है ना बहुत पुरानी सिस्टम है कि आपने काफ़ी सारी बड़ौदा में पुरानी जो सोसाइटीज़ हैं, ओके, એ સોસાયટીના નામ તમે જુઓ, આપણી પીજી બિલ્ડિંગની બાજુમાં એક સોસાયટી છે, આભાર કોઓપરેટિવ हाउसिंग सोसाइटी, आभार हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले क्या करती थी, देखो पहले लोग क्या करते थे कि पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवा के वो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे एक लैंड बाय करते, लैंड बाय करके ये लैंड के अंदर अलग अलग मकान बना देते हैं कि सपोज अलग अलग घर बन गए, ठीक है। फिर ये पूरे जितने भी घर हैं उसका ओनर कौन रहेगा, ये सभी घर का ओनर रहेगा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेंगी, अपने शेयर्स इश्यू करेंगे, और सपोज मिस्टर ए, मिस्टर बी,
मिस्टर सी, ऐसे करके अलग अलग लोगों को एक घर खरीदने हैं, तो वो क्या करेंगे, घर खरीदेंगे, घर नहीं खरीदेंगे, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स खरीदेंगे। और ये शेयर्स की वैल्यू कितनी होती है, घर की कीमत के बराबर। यू बाय द शेयर्स एंड यू बिकम द ओनर ऑफ दिस हाउस। ओके, आपको ये प्रॉपर्टी के ओनर बना दिया जाएगा, और ये शेयर्स तो आपके दिए जाएंगे, और साथ में आपको एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। आपको क्या दिया जाएगा, प्रॉपर्टी कार्ड। तो प्रॉपर्टी कार्ड में लिखा होगा कि दिस प्रॉपर्टीज बिलोंग टू अवर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट बाय वर्च्यू ऑफ द होल्डिंग ऑफ so and so नंबर ऑफ शेयर्स, मिस्टर हेमंत इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ओके, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में पूरी सोसाइटी का ओनर कौन रहेगा, अबर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एंटिटी है वही उसकी ओनर रहेगी। ओके, अभी समझ लो ये हेमंत को ये घर किसी मिस्टर पी को बेचना है, तो ये क्या करेगा, मिस्टर पी को ये घर नहीं बेचेगा, ये अपने पास जो शेयर है वो मिस्टर पी को दे देगा, अपने पास जो प्रॉपर्टी कार्ड है उसमें नाम बदलवा के मिस्टर पी को दे देगा, अभी मिस्टर पी इसका ओनर होगा। मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो ये हेमंत भाई कभी थे ही नहीं, और फ्यूचर में भी नहीं आएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी पूरी किसके नाम पे रहने वाली है, आभार कोऑपरेटिव सोसाइटी। So now this question arises that suppose if you do this kind of transaction, so will it be amount to transfer? So answer is yes. यहाँ पे देखा है, देखो क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन विच हैव इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी मैंने शेयर्स बेच लिए मिस्टर पी को, मैंने मिस्टर पी को प्रॉपर्टी कार्ड दे दिया। नाउ मिस्टर पी कैन एंजॉय ऑल द राइट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, इवन ही कैन ट्रांसफर द सेम टू द अनदर पर्सन। ओके, मिस्टर पी मिस्टर वाई को प्रॉपर्टी कार्ड बेच देगा, तो मिस्टर वाई विल बिकम द ओनर। પણ ગવર્મેન્ટના રેકોર્ડમાં તો પૂરી પ્રોપર્ટી કોના નામે રહેશે, આભાર કોઓપરેટિવ સોસાયટીના નામે। દેખ કે ટ્રાન્સફર ગવર્મેન્ટના રેકોર્ડ પર નહીં ચડે, અહીંયા ટ્રાન્સફર ખાલી શેર અને પ્રોपर्टी કાર્ડમાં થશે। ओके, तो ये सबको ट्रांसफर कहा जाएगा, तो यहाँ बहुत क्लियरली बोला गया है कि यस इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो यहाँ पे बोला गया कि ट्रांजेक्शन विच यूज द right to the buyer, enjoyment of not buyer, but you give the full right to someone else to enjoy the property। Okay, then it is treated as a transfer, and it is treated as a transfer। ठीक है, so this was the example। I hope that it is, see, even of the power of attorney transactions are also treated as transfer। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब क्या होता है कि मैं किसी को, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर मेरी प्रॉपर्टी में मेरा ही नाम रहता है, तो मेरी प्रॉपर्टी के सभी राइट में मिस्टर पी को दे देता हूँ, लिख के आज से प्रॉपर्टी के सभी राइट में आपको देता हूँ, भले प्रॉपर्टी में मेरा नाम रहेगा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, लेकिन मैंने उसको सभी राइट दे दिया, then it is treated as a transfer। So even if you give the power of attorney to someone, then that is also treated as transfer। I hope that you all have understood that what is transfer। So transfer का definition क्या हम देखा, तो ट्रांसफर मीन सेल, एक्सचेंज, रिलाइंसमेंट ऑफ असेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन असेट, कंपल्सरी एक्विजिशन thereof, conversion of capital asset into stock in trade, maturity on redemption of zero coupon bond, giving the immovable property as a part performance of contract, or giving the full enjoyment of right of immovable property to someone, or giving the power of attorney। All these transactions are amounts to transfer। Okay, नाउ डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रांसफर, आप समझो लो कि ट्रांसफर कौन सी डेट को हुआ, कब मानेंगे, व्हाट विल बी ट्रीटेड एज अ डेट ऑफ ट्रांसफर। ओके, तो देखो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का टाइप क्या है उसके बेस पे डिपेंड करता है कि ट्रांसफर कौन सी डेट को हुआ है। सपोज इफ देयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, उसी मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में व्हाट विल बी ट्रीटेड एज अ डेट ऑफ ट्रांसफर, द डेट ऑन विच द प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, जिस दिन आप, और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो आप किसी को डिलीवर कर देते हैं, उसके हाथ में दे दिया मूवेबल प्रॉपर्टी, ब्याज के आधार, तो दैट इज ट्रीटेड एज अ डेट ऑफ ट्रांसफर, द डे ऑन विच यू आर गिविंग द प्रॉपर्टी। जेबी से पैसा लीधा ते नहीं, द डे ऑन विच यू आर डिलीवरिंग द मूवेबल प्रॉपर्टी टू बायर, दैट इज ट्रीटेड एज द date of transfer। So date of transfer will be what? On what date the transfer is said to be completed? The transfer is said to be completed on the date on which the property is delivered after the contract of sale। तो पहला तुम्हें सेल नो contract करें, the day you are giving the property to the buyer, that date will be treated as the date of transfer। Okay, so entries in the books of account, that is irrelevant for determining the transfer। એટલે કયા દિવસે તમે એની એન્ટ્રી પાડી, that is not important। But in case of movable property, what will be treated as a date of transfer? The day on which you are giving the property to the buyer,
that day will be treated as the date of transfer. अगर सपोज इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ओके, तो देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में यहाँ कौन कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी दो ही हो सकती है, या तो लैंड या तो बिल्डिंग, ठीक है। तो लैंड और बिल्डिंग के केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये दो ही आते हैं। मशीनरी इज नॉट ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट। अगर मशीनरी आप यूज करते हो, अगर आप आपके बिजनेस में यूज करते हो, ओके, तो वो आपकी कैपिटल एसेट है या नहीं, डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। अगर है तो वो तो हमेशा उसके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बट सी मूवेबल प्रॉपर्टी आप किसको कहोगे? और मशीनरी तो मूवेबल ही होता है। तो लैंड और बिल्डिंग दोनों को ही हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में व्हाट विल बी द डेट ऑफ ट्रांसफर? इमूवेबल प्रॉपर्टी में डेट ऑफ ट्रांसफर कौन सी कही जाए? तो देखो दो सिचुएशन है। अगर लैंड और बिल्डिंग दोनों का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के सिटी सर्वे की ऑफिस में होता है, और अगर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है और आप ट्रांसफर को भी रजिस्टर कराते हो, जब वहाँ सिटी सर्वे की ऑफिस में जाके, नर्मदा भुवन में जाके आप कराते हो, जे दियो से दस्तावेज करे हो, जे दियो से ट्रांसफर नो एग्रीमेंट करे हो, दैट डेट इज ट्रीटेड एज द डेट ऑफ ट्रांसफर। सो देखो, इफ द डॉक्यूमेंट्स आर रजिस्टर्ड, द डेट ऑन विच द डीड इज एग्जीक्यूटेड और रजिस्टर्ड, जे दियो से तुम्हारी सेल डीड में, मतलब दस्तावेज में, दस्तावेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल डीड का रजिस्ट्रेशन आप गवर्नमेंट में कराते हो, और the day on which that agreement is executed, that date is treated as a date of transfer in case of immovable property. लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट के अलावा, डॉक्यूमेंट का देखो गवर्नमेंट में चाहते ही नहीं हो और आप किसी को राइट दे देते हो कि मेरी प्रॉपर्टी आज से तेरी, तो द डे ऑन विच यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, दैट डेट विल बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ ट्रांसफर। सो द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रजिस्टर्ड, तो क्या है? तो इन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देखो देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एंड ट्रांसफर ही हैज पेड द कंसिडरेशन or is willing to perform the part of the contract, and transfer is should have taken the possession. तो ये केस में what will be treated as a date of transfer? देखो यहाँ ये केस में लिखा नहीं है यहाँ पे कोई जगह पे, but in that case the day on which you give the possession of the property, जिस दिन आप उसको possession देते हो, वो डेट को डेट ऑफ ट्रांसफर कहा जाता है। आपके पास कल मटेरियल आए तो आप लिख देना, मैंने जेरोक्स सेंटर पे दे दिया है मटेरियल, यू कलेक्ट टुमारो फ्रॉम द जेरोक्स सेंटर, ओके, आपको कल सुबह में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो दैट इज ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। नाउ लेट अस कम टू द डायरेक्टली द पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन। ओके, आपको मैंने दो चीज बताई कि व्हेन द कैपिटल गेन अराइज, कैपिटल गेन अराइज इफ दिस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। व्हाट टू कंडीशन? देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। आपने किसको कैपिटल एसेट कहते हैं वो भी समझ लिया, किसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं वो भी समझ लिया, किसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं वो भी आपने समझ लिया, ओके। फिर एक कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर करते हो तो ट्रांसफर किसको कहते हैं वो भी आपने समझ लिया, ओके। और इसके बाद ट्रांसफर अगर प्रीवियस ईयर में हुआ है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि देयर इज अ कैपिटल एसेट, इट इज ट्रांसफर एंड ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देन ऑन ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी व्हेन ए गेन इज अराइज, इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल गेन, ओके। अभी कैपिटल गेन मैंने आपको बताया कि अगर असेट शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है और उस पर जो गेन अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है और उस पर कोई गेन अराइज होता है तो दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओके। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कैसे कैलकुलेट करना है? देखो જ્યારે પણ તમને એક સિચ્યુએશન આપી છે कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पर्टिकुलर असेट, तो ट्रांसफर ऑफ अ असेट, ओके, आपको क्या दिया होगा कि ये असेट कौन से दिन को आपने बाय की है वो दी होगी, और द डे ऑन विच यू आर सेलिंग दैट असेट और ट्रांसफरिंग द असेट, उसकी दोनों की आपको क्या दी होगी? डेट दी होगी, ठीक है। और ये असेट आपने कितने में परचेज की है वो भी आपको दिया होगा, और ये असेट आप कितने में सेल कर रहे हो वो भी दिया होगा, ओके। तो ये सिचुएशन में अगर आपको बोला है कि भाई कैपिटल गेन गिनो, तो आप कैसे गिनोगे कैपिटल गेन? देखो सबसे पहले आपको ये असेट को देखना है और फिर डिसाइड करना है कि असेट कैपिटल असेट है या नहीं। इफ योर आंसर इज यस, इफ इट इज अ कैपिटल असेट, तो फिर आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ सेल कि उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, और ये 36 मंथ, 24 मंथ, 12 मंथ, उसके बेस पे आपको डिसाइड करना है कि असेट कैसी है,
शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है या तो फिर असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है उस पर जो गेन गिनेंगे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है उस पर जो गेन गिनेंगे वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। देखो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों गिनने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिनने का तरीका थोड़ा अलग है। देखो बहुत सिंपल सा है, તમે આટલા રૂપિયામાં અસેટ ખરીદી હતી અને આટલા રૂપિયામાં વેચી, ये दोनों का डिफरेंस आपका क्या हो गया कैपिटल गेन। सपोज आई हैव परचेज द असेट, सपोज आई एम सेलिंग द असेट फॉर ₹20 lakh। okay, so this is my sale consideration। okay, for that asset I have acquired for ₹5 lakh। okay, तो 5 लाख में सपोज ये असेट मैंने बाय की थी और इसको कितने में रहा हूँ 20 लाख। तो ये दोनों का डिफरेंस मेरा क्या हो गया कैपिटल गेन। तो बहुत सीधा तरीका है कैपिटल गेन गिनने का, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। आप सीधे से कैलकुलेट करते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सीधा ही गिनना है कि भाई इतने में परचेस की थी इतने में बेची, ये दोनों का डिफरेंस मेरा कैपिटल गेन है। ओके हाँ, लेकिन पूरा ये कैपिटल गेन नहीं होता है। आप कभी भी असेट बेचते हो तो असेट बेचते टाइम पे 2-3 चीजें होती है। सपोज मैंने असेट 5 लाख में खरीदी, ठीक है, फिर ये 5 लाख में असेट खरीदने के बाद सपोज ये मेरा घर है या कुछ है, कोई दूसरी असेट है, उसको मैंने थोड़ा रिनोवेट किया, उसमें इम्प्रूवमेंट किया और इम्प्रूवमेंट फर्नीचर बनाया, तो ये सबके पीछे मेरा 2 लाख का दूसरा खर्चा हो गया। तो मतलब ये मेरी कॉस्ट ऑफ क्या हुई, दिस इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इतने में मैंने असेट बाय की, इसको हम क्या कहेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। भी इसके अंदर मैंने इम्प्रूवमेंट किया 2 लाख का, इसको मैं क्या कहूँगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, और फिर ये असेट में 20 लाख में किसी को बेच रहा हूँ, लेकिन इसके लिए बेचने के लिए ट्रांसफर का जो दस्तावेज का और स्टैम्प ड्यूटी का जो खर्चा जो मैंने बेयर किया दैट इज ₹2 लाख, दूसरा 2 लाख का मेरा खर्चा। ओके, और नाउ इफ इट इज आस्क्ड टू यू दैट यू कैलकुलेट द कैपिटल गेन, तो ये केस में कैपिटल गेन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो आपको सबसे पहले क्या लेना है सेल कंसिडरेशन, कि असेट कितना में बेची, असेट इज सोल्ड फॉर ₹20 लाख। आपने 20 लाख में असेट को बेची, आपने परचेस कितने में किया है, उसमें से आप क्या लेस करोगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आपने परचेस किया था 5 लाख में, वो लेस हो जाएगा बिकॉज दैट वाज योर एक्सपेंस। ओके, फिर इसके बाद आपने इंप्रूवमेंट भी किया असेट में, ओके, इसीलिए वो असेट बिकी। तो 2 लाख का आपका फर्नीचर का खर्चा हुआ है, तो फर्नीचर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने लेस कर दिया। और उसके बाद ये असेट को बेचने का कुछ खर्चा हुआ, तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। ओके, और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, वो आपके 2 लाख हो गए, तो इसको भी आप लेस करोगे। और ये तीनों के बीच का जो डिफरेंस है 20 लाख में से 5 और 4 9 लाख चले जाएंगे, तो आपके पास बचे कितने 11 लाख। तो ये 11 लाख आपका क्या हो गया, दिस इज योर कैपिटल गेन। अभी असेट शॉर्ट टर्म होगी तो यही तरीके से हम कैपिटल गेन गिनेंगे कि भाई सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, ये तीनों लेस कर देंगे। तो ये अगर मेरी असेट शॉर्ट टर्म है तो इट इज ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और यही तरीके से आपको कैपिटल गेन गिनना। बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, कैपिटल गेन कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। बट व्हेन द असेट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के केस में क्या होता है, मतलब आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है। इफ योर पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 36 मंथ, ओके, if your period of holding for the asset, okay, is more than 36 months, if the period of holding of asset is what more than 36 months in case of any other asset, या तो फिर वो 4 असेट आपको मैंने बताई, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स, लिस्टेड कंपनी के डिबेंचर्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, या तो फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या तो फिर जीरो कूपन बॉन्ड। तो वो चारों असेट अगर आपने कितने पीरियड के लिए होल्ड किया है, मोर देन 12 मंथ, तो उसको ट्रांसफर करने से भी गेन होता है, वो क्या कहा जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। या तो फिर आपके पास लैंड बिल्डिंग, ओके, या तो फिर अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर प्रेफरेंस है, और वो अगर आपने कितना पीरियड के लिए होल्ड किया है, मोर देन 24 मंथ्स। तो ये सभी असेट जो मैंने बताई, ये पीरियड से ज्यादा पीरियड आपने होल्ड की है, तो उस पर जो गेन होगा दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल। नहीं, ये सभी असेट को हम क्या कहेंगे, ये सभी असेट को हम क्या कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, और इसको ट्रांसफर करने से जो गेन होता है दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब हम कैलकुलेट करते क्या होता है समझ लो।
ये मैंने एक घर 10 साल पहले बाय किया था ₹25 लाख देके, ओके। और आज ये घर का आ रहा है 1 करोड़ रुपया। आज ये घर का आ रहा है 1 करोड़ रुपया। तो समझ लो ये घर मैंने 4-5 साल पहले खरीदा था, मतलब 24 मंथ से ज्यादा हो गया, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाला है यहाँ पे मुझे। और मैंने 10 साल पहले बाय किया था 25 लाख में, और आज उसका 1 करोड़ आ रहा है। तो कैन आई डायरेक्टली डिडक्ट 25 लाख फ्रॉम दी 1 करोड़ एंड कैन से दैट दिस इज अ कैपिटल गेन? नो। इसमें लॉजिक क्या काम करता है कि जो 10 साल का बड़ा पीरियड है, तो 10 साल के बड़े पीरियड के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल्सो गेट चेंज, इन्फ्लेशन रेट इज ऑल्सो गेट चेंज। તમે કહેશો સાહેબ 10 વર્ષ પહેલાના 25 લાખ અને આજના 1 કરોડ બે એક સરખા જ કહેવાય, મને કોઈ ગેન નથી થયો। આ 25 લાખ મેં બેંકમાં મૂક્યા હોત ને તોય મને આટલું વ્યાજ મળ્યું હોત, ઓકે। તો એ ટાઈમ વેલ્યુ અફેક્ટ હોતી है કે તે વખતે 25 લાખની જેટલી કિંમત હતી ને આજે 1 કરોડ છે, કે એમાં મને કોઈ ગેન તો થયો જ નથી, મોનિટરી કોઈ વેલ્યू में इंक्रीज नहीं हुआ। तो તે વખતે હું 25 લાખની અંદર સમજી લો કે હું 10 તોલા સોનું ખરીદી શકતો, તો આજે 1 કરોડનું 10 તોલા સોનું થાય છે, બેઉ સરખું જ થાય છે। तो देयर इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से ये मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो उस पर मैं क्यों कैपिटल गेन का टैक्स पे करूँ? बात ये भी सही है। तो ये केस के अंदर क्या होगा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है कॉस्ट ऑफ, मतलब आपको क्या ध्यान में लेना है, यू आर सपोज टू मेक द इंडेक्सेशन, मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ता है, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने की मेथड जो है जिसको क्या कहा जाता है, इंडेक्सेशन, ओके। मतलब मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी 25 लाख की, और वो जो प्रेजेंट वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ, वो प्रेजेंट वैल्यू सपोज 25 लाख की मैंने इंडेक्सेशन अप्लाई करके मैंने वैल्यू फाइंड की, और आज के दिन उसकी वैल्यू आई 75। तो देखो 75 लाख वैल्यू आती है, भले मैंने घर खरीदा था 25 लाख में, इंडेक्सेशन और इन्फ्लेशन इफेक्ट આપ્યા પછી આની વેલ્યુ 75 લાખ છે। તો અહીંયા શું થશે, હું અહીંયાથી 25 લાખ લેસ નહીં કરું, અહીંયાથી હું 75 લાખ લેસ કરીશ, and here my capital gain is not 75 lakh but my capital gain will be 25 lakh because I have applied the indexation here, okay। तो देखो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको कैपिटल गेन तो सेम तरीके से कैलकुलेट करना है। कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का तरीका वही रहेगा कि आपके पास जो भी सेल कंसीडरेशन आया, वो सेल कंसीडरेशन, सपोज आपने असेट को बेची 1 करोड़ रुपए में, 1 करोड़ आप यहाँ लिखेंगे। देखिए आपका जो कॉस्ट ऑफ परचेज, जिसको मैं बोलता हूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अकेला नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम कहेंगे, हम इसको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो इंडेक्सेशन एप्लीकेबल होगा, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम सीखते हैं अभी। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको देखना है, और वो 25 लाख में सपोज मैंने असेट बाय की, मैंने इंडेक्सेशन अप्लाई किया, और मुझे पता चला कि इंडेक्सेशन अप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू आती है 75 लाख, तो आई डोंट हैव टू डिडक्ट दैट 25 लाख बट आई हैव टू डिडक्ट दी 75 लाख। सपोज समझ लो आपने इंप्रूवमेंट किया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, तो आपको जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो लेस करते हैं वो भी आपको इंडेक्सेशन के बाद की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेनी है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सपोज समझ लो आपने 2 लाख का खर्चा 10 साल पहले किया था, लेकिन वो 2 लाख की कीमत आज के दिन हो गई है 10 लाख, तो यहाँ 10 लाख आपको लेस कर देना, नॉट 2 लाख। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेना। हाँ, एक्सपेंसिस ऑफ ट्रांसफर तो आज के दिन ही हो रहे हैं, ट्रांसफर तो आज करो तो તમે, तो ट्रांसफर के एक्सपेंसिस में कोई इंडेक्सेशन नहीं करना है। समझ लो 1 लाख का या 2 लाख का आपका ये खर्चा हुआ, तो ये 2 लाख लेस कर दो, ये 10 लाख लेस करो, ये 75 लाख लेस करो, और ये जो आएगा दैट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल, ओके। मतलब यहाँ पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम पे देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है, आपकी असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होती है, तो यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू अप्लाई द इंडेक्सेशन इन द कॉस्ट ऑफ इंडेक्स और इन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इन द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ओके। तो देखो हम मटेरियल में से देखते हैं, देखो दोनों के लिए एक ही टेबल दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सेक्शन 50 भी बोला है, अब ये मत देखिए, सेक्शन 50 भी हम नहीं करने वाले, और करने वाले होंगे तो आगे सेक्शन 50 भी शायद आई हैव कवर्ड इन योर मटेरियल, आई हैव कवर्ड,
ओके, सेक्शन 50 भी मैंने कवर किया है, वो हम देखेंगे बाद में। सेक्शन 50 भी ठीक है, छोड़ दें, सेक्शन 50 भी हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अभी कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट, देखो ये 50 लिखा है मैंने, सेक्शन 50 और 50 बी इज नॉट कवर्ड, सॉरी 50 भी भूल जाओ। ओके, अब अभी इतना याद रखिए कि कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है। ओके, 50C इज अप्लाई इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वो चीज़ अलग है। लेकिन आप देखो, आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से देखो, आपको सबसे पहले क्या लेस करना है, जब शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है तो एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर लेस कर दो। फिर आपने जो असेट जितने में एक्वायर किए उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दो, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आपने किया वो लेस करो। मतलब कंसिडरेशन में से 3 चीज लेस करोगे, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, ओके, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के केस में आप क्या करोगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इंडेक्सेशन आपको अप्लाई करना है। देखो, इंडेक्सेशन इज अवेलेबल इफ द कैपिटल असेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल। इंडेक्सेशन इज अवेलेबल इफ द कैपिटल असेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आपको डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं लेना है। यू हैव टू अप्लाई द इंडेक्सेशन एंड यू आर सपोज टू do the indexation, and after applying the indexation you are supposed to calculate the capital। समझ में आया आपको यहाँ तक? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हेलो? नो यस सर। सर। नो डाउट सर। હવે આપણે કંઈક થોડુંક ગણીશું એટલે આપણને સમજાશે આગળ। પણ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનમાં ઇન્ડેક્સેશન નહીં લેવાનું, લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનમાં ઇન્ડેક્સેશન લેવાનું। ઓકે, ધ ફૂલ વેલ્યુ ઓફ કન્સિડરેશનમાંથી 3 જ વસ્તુ લેસ થાય, ट्रांसफर के एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेना है। ओके, देखो यहाँ पे यस, देखो अगर आप इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स को अगर कुछ बेच रहे हैं, ओके, तो मैंने आपको पढ़ाया है सेक्शन 36 में कि एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। अगर कोई शेयर्स आप स्टॉक मार्केट में ऑनलाइन बेचते हो, खरीदते हो, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लेती है। तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स यहाँ से डिडक्ट होगा या नहीं होगा, यहाँ बहुत क्लियरली बोला है कि एसटीटी लेविड ऑन परचेज ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ओके, आर नॉट डिडक्टेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में 3 જ ખર્ચા લેસ થાય, एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन અને कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। તમારા સેલ કન્સિડરેશનમાંથી આ 3 વસ્તુ લેસ કરો। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और ट्रांसफर रिलेटेड टू एक्सपेंस, ये 3 चीज लेस करनी है। तो यही टेबल जो सेक्शन 48 का दिया है, यही टेबल आपको कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है ये बताता है। ठीक है, अभी आपको एक एक चीज यहाँ जो लिखी गई है वो हम नीचे समझेंगे कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको कहते हैं। ओके, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर में क्या क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है और इंडेक्सेशन क्या है, ये सभी चीजें हम अभी समझेंगे। ओके, then there is one example on indexation, so you will get the clarity that how to apply the indexation and how to calculate the capital gain, that you will understand। So very simple points that I have covered, taken here। Otherwise, I told you that this capital gain is not so simple chapter, but I have, considering this time constraint, it is not possible। Suppose पूरे साल में पढ़ाऊंगा तो भी कैपिटल गेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, मतलब जो प्रोफेशनल स्टूडेंट होते हैं उनको क्या होता है कि क्लास में एक बार उन्होंने पढ़ लिया, देख लिया, एंड देन दे डू द सेल्फ स्टडी, तो उनके लिए वो पॉसिबल है। आपको सेमिस्टर के अंदर छोटे से पीरियड के अंदर प्रिपेयर करना है, और दैट इज देयर आर लॉट्स ऑफ कंस्ट्रेंट इन दैट, so it is not possible to cover everything, but see, I will try my best to cover a majority point of each and every chapter। See, I feel hurt when some point is gets skipped from my syllabus, बट मतलब सिलेबस में तो स्किप नहीं किया, सिलेबस में तो सिर्फ ऐसा बोला है कैपिटल गेन, बट व्हेन आई टीच आई फील दैट आई शुड टीच फुल कैपिटल गेन, बट नॉट पॉसिबल। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं आपकी रियल लाइफ में क्या क्या आने वाला है, वही पॉइंट्स मैंने कवर किए। ओके, जो आपको लाइफ में यूज रहेगा। ओके, तो वही पॉइंट्स हमने कवर किए। तो देखो, ये आपने टेबल देख लिया, ठीक है, ये हमने टेबल देखा। टेबल के अंदर कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखा कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से आपको क्या लिस्ट करना है, एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और इंडेक्सेशन, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो इंडेक्सेशन अप्लाई करना है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा है। व्हाट इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? देखो, आपको आपने असेट बेची और उसको बेचने से जो पैसा मिला, दैट इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? तो कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ट्रांसफरर फॉर द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल असेट। એટલે જેવું જરૂરી નથી કે એક્ચ્યુઅલ મળી જ ગયા હોવા જોઈએ. તમારો સોદો થયો 50 લાખમાં, 50 લાખ પ્લસ તમારો સોદો થઈ ગયો, હજુ 2 લાખ મળવાના બાકી છે, તો ફૂલ વેલ્યુ ઓફ કન્સિડરેશન કોને કહેશો? 50 લાખ ને કે 48 લાખ ને? तो 50 लाख इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ओके, अगर आपने दस्तावेज भी कर दिया, प्रॉपर्टी किसी को दे दी, अभी उसे 2 लाख लेने के बाकी है, तो मैं कैसे 48 में प्रॉपर्टी बेची, यू सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर 50 lakhs, so 50 lakh will be treated as the full value of consideration. So any money which is received or receivable against the asset, that is the full value of consideration. So you must know that the transferor, मतलब जो asset बेचने वाला है, उसने जो पैसे रिसीव किए हैं और रिसीवेबल है, मतलब एक्चुअल रिसीव કર્યા તો એને પણ કન્સિડરેશન કહેવાય ને રિસીવ કરવાના જો બાકી છે તો that is also treated as the full value of consideration. Because sometimes what happens, you transfer the asset but you are receiving the consideration in a kind. मैंने आपको एग्जाम्पल वो अलकापुरी निजामपुरा का दिया कि 10 लाख का घर में लेता हूँ, लेकिन सामने 5 लाख का घर ही मैंने उसको दिया, तो 5 लाख का घर मेरे लिए ट्रांसफर किया जाएगा, बट वॉट एवर कंसिडरेशन आई एम रिसीविंग, दैट इज अ घर के बदले में मुझे घर मिला और उसकी वैल्यू 10 लाख है और मैंने उसको दिया वो कितने का गया? 5 लाख का। तो वो केस के अंदर 5 लाख मेरा कैपिटल गेन होता है। तो यहाँ पे मैनी टाइम्स इट हैपेंस दैट यू सेल योर कैपिटल असेट एंड इन टर्न यू आर रिसीविंग दी नॉन मॉनिटरी आइटम। तो उसका जो भी नॉन मॉनिटरी वैल्यू आपको ने रिसीव की, उसका वैल्यूएशन करना है, उसकी फुल मतलब उसकी आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। इफ एनीथिंग इज रिसीव्ड, तो यहाँ पे क्या लिखा है? इफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन अ काइंड, then the fair market value is to be considered as the full value of consideration. समझी लो कि मैं તમને મારું ઘર વેચ્યું, ઘરના બદલામાં તમે મને 5 તોલા સોનું આપ્યું, પૈસા નથી આપ્યા પણ 5 તોલા સોનું આપી દીધું, તો એ 5 તોલા સોનાની આજની તારીખે ફેર માર્કેટ વેલ્યુ શું થાય? that is my full value of consideration. Okay, so suppose something you are receiving in a kind, then you are supposed to consider the fair value of whatever is the fair market value of that particular kind, whatever you have received, that is treated as the full value of consideration. Okay, देखो adequacy of consideration and receipt of consideration is irrelevant. Okay, હવે consideration adequate છે કે નહીં, તો તમને consideration મળ્યું છે કે નહીં, that is irrelevant. તો સપોઝ સમજી લો કે મારા ઘરની માર્કેટ વેલ્યુ 25 લાખ છે અને કોઈને એને ઘર મેં ખરીદ્યું છે 2 લાખ, માર્કેટ વેલ્યુ કેટલી છે? 25 લાખમાં, પણ હું એને વેચી રહ્યો છું 12 લાખમાં, મારો કેપિટલ ગેઇન કેટલો થશે? 10 લાખ, બીકોઝ आई एम रिसीविंग हाउ मच? आई एम रिसीविंग 12 लाख। तो कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं मिला है, दैट इज नॉट रिलेवेंट। ओके, मैं बेचता उतना पैसा मुझे मिल गया, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज इररिलेवेंट। ओके, कंसिडर અને આપણે દરેક પ્રોપર્ટી વેચે છે ત્યારે આ જ કરે છે કે સપોઝ સમજી લો કે મારું ઘર છે, હવે એ ઘર અત્યારે એની માર્કેટ વેલ્યુ ચાલે છે 30 લાખ રૂપિયા, કોઈ મારી પાસે ખરીદવા માટે આવ્યો એટલે મને પૂછું કેટલામાં તું મારી પાસેથી ખરીદીશ, તો એ કહેશે 30 લાખ રૂપિયા। તો આઈ સેડ ઓકે, 30 લાખ રૂપિયામાં તું મારી પાસેથી ખરીદે, હવે એ ઘર મેં ખરેખર લીધું તું 5 લાખ રૂપિયામાં, આઈ હેવ પરચેઝ ધેટ હાઉસ ફોર ₹5 lakh and I am selling to that person for ₹30 lakh, तो डिफरेंस इज 25 लाख, दैट वुड बी टैक्सेबल। अगर 25 लाख पे मुझे टैक्स नहीं पे करना है तो व्हाट आई विल डू, मैंने એવું કહીશ કે ભાઈ તું એક કામ કર, 10 લાખ રૂપિયા મને રોકડા, આપણે દસ્તાવેજ છે ને પણ 20 લાખનો જ કરીશ, એટલે ऑन पेपर मेरा कंसिडरेशन कितना दिखेगा? 20 लाख। 10 लाख आपने मुझे कैश में दे दिए, બ્લેક ના આપે છે ને, ઘરે આપણે બિલ્ડર પાસે લેવા જઈએ ત્યારે પણ એવું થાય છે, કોઈની પાસેથી લઈએ ત્યારે પણ એવું થાય છે। તો અહીંયા શું થાય છે, તો ખરેખર માર્કેટ વેલ્યુ 30 લાખની છે પણ તું એને વેચું છું ઓન પેપર કેટલામાં? 20 લાખમાં। ઓકે, 20 લાખમાં મેં વેચ્યું તો બેઉને ફાયદો છે, મારો કેપિટલ ગેઇન બચશે, પેલાની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી બચી જશે। ओके, तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है मार्केट वैल्यू से भले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम होती है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तक आप बेचोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कंसिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं है, दैट इज इररिलेवेंट। आपने खरीदा, उससे ज्यादा पैसा मिला, डिफरेंस इज अ कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल। ओके, तो कंसिडरेशन आपको मिला है या नहीं मिला है, दैट इज इररिलेवेंट। ओके, सपोज 2 लाख રૂપિયા કોઈની પાસેથી મળવાના બાકી છે
તમે પ્રોપર્ટી 50 માં વેચી છે તો યોર કન્સિડરેશન વિલ બી ટ્રીટેડ એઝ 50 lakh not 48 lakh. So here you are supposed to keep in your mind that adequacy of the consideration of the receipt and receipt of the consideration is irrelevant for determining the fair market full value of consideration. अगर आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डिटरमाइन करना है, एफपीसी मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज एडिक्वेट और इट इज रिसीव्ड और नॉट, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. आपने ट्रांजेक्शन किया, आपने जितने में सौदा किया, दैट विल बी योर कंसिडरेशन. ओके, नाउ सी यहाँ हम लेस करते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, आपने समझ लिया. तो इसमें से एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर लेस करते हैं. तो व्हाट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर? देखो, एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर यहाँ से लेस होते हैं. आपने असेट વેચવા માટે જે કંઈ પણ ખર્ચો કર્યો, that is treated as expenses of transfer. So now whether it is deductible or not, so answer is yes, it is deductible. But see, what are the treated as the expenses related to transfer? देखो, any expenditure incurred wholly and exclusively in connection with the transfer of capital asset, okay, then such expenses of transfer are deductible from the full value of consideration. So ये full value of consideration जो मेरा है, okay, इसमें से expenses of transfer deductible है. और एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर किसको कहोगे? देखो, कोई एक्सपेंस का नाम लेके पीजीबीपी की तरह नहीं बताया. यहाँ ऐसा क्लियरली बोला है कि कोई भी खर्चा आपने किया ट्रांसफर से रिलेटेड, इट इज ओनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रांसफर एंड सच एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल एंड दैट इज ओके. देखो, लाइक इसके एग्जांपल दिए, सपोज यू हैव पेड द ब्रोकरेज, स्टैम्प फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, लीगल एक्सपेंसेस, कमीशन, ओके, फॉर सिक्योरिंग द परचेजर, और कॉस्ट ऑफ स्टैम्प, और लिटिगेशन, कोई कोर्ट में केस चला उसको बेचने के लिए. तो सभी एक्सपेंसेस क्या, इट इज इनकर्ड होल्डी एंड एक्सक्लूसिवली इन रिलेशन टू ट्रांसफर, दैट इज डिडक्टेबल. आपको एक चीज याद रखना है कि अगर शेयर्स के केस में अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है तो दैट इज नॉट डिडक्टेबल, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर expenses of transfer. So STT paid on purchase or sale of the equity shares or unit of equity oriented mutual fund is not deductible under the head capital gain. इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. इसका डिडक्शन किसको मिलता है? देखो, ये STT का डिडक्शन मैंने सेक्शन 36 में आपको पढ़ा है कि जो रोज इंट्राडे सेल परचेस करता है उसकी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है शेयर्स की. तो आज लोन काले बेची दो, आज लोन काले बेची दो, इंट्राडे करता हूँ, तो वो केस के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है. और स्टॉक इन ट्रेड के केस के अंदर आपने अगर एसटीटी पे किया है तो अंडर 36 आई हैव टीच यू अंडर द पीजीबीपी इट इज अलाउड एज डिडक्शन. बट व्हेनेवर यू आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड ऑन दैट इफ यू हैव पेड द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड ऑन ट्रांसफर इफ यू आर पेइंग अगेन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, that security transactions are tax is not deductible while we are calculating the capital asset. Okay, એટલે મેં તમને આગળ પણ ભણાવ્યું છે કે જ્યારે ઇક્વિટી શેર્સનું તમે ઇન્ટ્રાડે ટ્રાન્ઝેક્શન કરો and if any gain is arise it is treated as a business income, કારણ કે તમારા માટે તમે રોજ ખરીદ વેચ કરો છો એને, તો તમારા માટે ધંધો થઈ ગયો, એની ઇન્કમ પીજીબીપી માં ટેક્સેબલ है. तो सपोज आज मैंने रिलायंस के शेयर लिए, 10 महीने तक रखे उसको, 11वें महीने में उसको बेचता हूँ, तो 10 महीने तक मैंने उसका क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया. ओके, तो वहाँ पे वो मेरी असेट क्या कही जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट वॉट एवर, वो मेरी कैपिटल असेट कहा जाएगा. वो मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड नहीं है. उससे जो गेन होता है दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन. व्हेनेवर यू कैलकुलेट द कैपिटल गेन फॉर ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज व्हिच इज हेल्ड बाय यू एज ए इन्वेस्टमेंट, તમે સિક્યુરિટીને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરીકે રાખ્યું હોય અને એને વેચો, એના પર કોઈ ગેન થાય, એને ગેન ગણતા હોય ત્યારે એસટીટી ડિડક્ટેબલ ના થાય. અને જો તમે સિક્યુરિટી સ્ટોક ઇન ટ્રેડ તરીકે રાખ્યું હોય અને એસટીટી પે કર્યો હોય તો એની ઇન્કમ પીજીબીપીમાં ટેક્સેબલ થાય ને એના પરનો એસટીટીનું તમને ડિડક્શન મળે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? तो सी दैट यू मस्ट नो. नाउ सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आपने कितने में असेट बाय किए. देखो, गेन गणवा માટે આપણે कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन લેસ કરવી પડે. આટલામાં મેં અસેટ વેચી, but I have purchased that asset for this value. So what is cost of acquisition? So cost of acquisition आप किसको कहोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या आता है? द वैल्यू फॉर विच द असेट वाज एक्वायर्ड बाय द असेसर. जितने में असेट उसने बाय की होगी दैट इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. सपोज 20 लाख तक घर में बेच रहा हूँ और उसको मैंने 5 लाख में बाय किया, तो 5 लाख उसका क्या कहा जाएगा? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ओके, हाँ, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो इंडेक्सेशन में अप्लाई करूंगा, वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन 5 लाख को मैं अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहूंगा. जितने में असेट मैंने बाय की होगी वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में मैं बेच रहा हूँ मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. ओके, तो see only capital expenses for completing or acquiring the asset are includable in the cost of acquisition. मतलब आपने असेट को एक्वायर करने के लिए
जितने भी कैपिटल एक्सपेंस किए वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बने। अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस किए हैं तो दैट विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का वो पार्ट नहीं बनेगा। ओके, लाइक सपोज amount paid for discharge of mortgage is a part of cost of acquisition if the mortgage was not created by the transferor. Okay, like suppose समझ लो कि अगर असेट मोर्गेज की होगी और वो मोर्गेज को डिस्चार्ज करने के लिए अगर आपने खर्चा किया है तो दैट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब समझ लो कि मैंने एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है और एक है मिस्टर सी। ठीक है, अभी 10 साल पहले मिस्टर ए ने लोन लेके एक घर खरीदा था। 10 साल पहले उसने 25 लाख रुपए की लोन ली थी और ये 25 लाख के सामने उसने अपने लोन 25 लाख की लोन ली थी तो 25 लाख के सामने उसने अपना घर को बैंक के पास क्या कराया था, मोर्गेज किया था। मोर्गेज मतलब गिरवे रखा। जब तक वो लोन के हफ्ते भरेगा तब तक घर किसके नाम पे रहेगा, बैंक के नाम पे। और जिस दिन सब हफ्ते भर दिए उस दिन ये मोर्गेज रिलीज हो जाएगा और अभी प्रॉपर्टी किसकी बन जाएगी, मिस्टर ए। अभी मिस्टर ए इज अनेबल टू रीपे द इंस्टॉलमेंट। ये प्रॉपर्टी के जो भी इंस्टॉलमेंट लोन के इंस्टॉलमेंट है मिस्टर ए नहीं भर पा रहा। तो वो 10 साल पहले ही मिस्टर बी ने को ए ने अप्रोच किया कि भाई मारे आ घर वेची देવું છે, तारे खरीदવું છે कि यानी कि भी यस आई वांट टू बाय। तो सपोज ये 25 लाख का पूरा लोन है ना, मिस्टर बी ने रीपे कर दिया बैंक को मिस्टर ए के लिए। बैंक ने ना पैसा मिल गया, नाउ द मॉर्गेज इज रिलीज। सपोज मिस्टर ए ने 30 लाख में घर बेचा तो ये मिस्टर बी क्या करेगा, 25 लाख रुपया बैंक को दे दिया, 5 लाख रुपया ए को दे दिया। ए का घर बीत गया। अभी ये मोर्गेज जो था उसको रिलीज किया बी ने, उस टाइम पे उसके लिए मोर्गेज को रिलीज करने के लिए 2 लाख का खर्चा हो। એટલે મિસ્ટર બી ને ઘર કેટલામાં પડી તો કે જો મિસ્ટર બી એ 5 લાખ રૂપિયા મિસ્ટર એ ને ચૂકવ્યા, 25 લાખ રૂપિયા બેંક ને ચૂકવી દીધા અને એ જે મોર્ગેજ થયો તો એને રિલીઝ કરાવવાનો 2 લાખ રૂપિયા ખર્ચ થયો। મિસ્ટર બી ને ઘર કેટલામાં પડ્યું કે ભાઈ આ 5 ने 25 30 ने 2 32 32 lakhs में ये मिस्टर बी को घर पड़ा। ठीक है, अभी आज के दिन मिस्टर बी इज सेलिंग द हाउस टू मिस्टर सी। मिस्टर बी इज सेलिंग द हाउस टू मिस्टर सी फॉर ₹50 लाख। ये आज के दिन ट्रांजेक्शन है। ओके, तो ये 50 लाख क्या हुआ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें से आपको लेस क्या करना है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप जब गिनते हो तो ये 30 लाख तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ही होगा, लेकिन इसने 2 लाख रुपया जो मोर्गेज को रिलीज करने के लिए खर्चा किया तो वो मोर्गेज वाज नॉट क्रिएटेड बाय दिस पर्सन, मोर्गेज वाज क्रिएटेड बाय समवन एल्स। और वो मोर्गेज को रिलीज करने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड देखो अगर 10 साल पहले का ट्रांजेक्शन है तो पूरा 32 में नहीं लगवाए, 32 का मेरे को इंडेक्सेशन अप्लाई करना है और जो भी नई वैल्यू आई, सपोज ये आई 40 लाख रुपया वैल्यू आई तो 40 लाख में लूँगा और ये डिफरेंस 50 और 40 का जो डिफरेंस है 10 लाख, ये मेरा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ बी। व्हेन बी सेल द हाउस टू सी देन 50 लाख इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम 32 लाख लेंगे, लेकिन उसको इंडेक्सेशन अप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू आती है सपोज 40 लाख, क्योंकि 10 साल पहले का ट्रांजेक्शन है। तो 40 लाख मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ और 10 लाख जो डिफरेंस है दैट इज माय कैपिटल गेन। सो इन दिस वे यू कैन calculate the capital gain. So if any amount is paid for discharge of mortgage is a part of acquisition if the mortgage was not created by the transferor। देखो आप આ ટ્રાન્ઝેક્શન માં ટ્રાન્સફરર કોણ છે, બી, અને આ પ્રોપર્ટી પર મોર્ગેજ કોણે પહેલા ક્રિએટ કર્યો તો મોર્ગેજ વોઝ ક્રિએટેડ બાય મિસ્ટર એ and it is released by Mr. B and for that he has incurred the expenses of ₹2 lakh and this 2 lakh is treated as the part of cost of acquisition। Understood all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now the next point is the indexation। इंडेक्सेशन आपको कब से मैं बोल रहा हूँ कि इंडेक्सेशन अप्लाई होगा, इंडेक्सेशन अप्लाई होगा। तो इंडेक्सेशन क्या है, कैसे करते हैं, देखो इंडेक्सेशन एप्लीकेबल कहाँ होगा, कौन सी एसेट में एप्लीकेबल होगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में,
Yeah, Long term. long term. capital asset, then and then you are supposed to apply the indexation, and that is only where, only in the case of cost of acquisition and cost of improvement. तो इंडेक्सेशन क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट अस डिस्कस. देखो, indexation is what? It is a sale consideration. देखो, sale consideration price at which the asset is sold in the previous year. However, the asset may be purchased in some earlier year. Okay, તમે અસેટ વેચો છો આ પ્રીવિયસ યરમાં કોઈ કન્સિડરેશન માટે, પણ અસેટ તમે પરચેસ ક્યારે કરી હશે? યુ મે હેવ પરચેસ ધ અસેટ ઇન ધ અર્લિયર યર, and money spent before the sale and consideration received in the previous year are not compared. That you know that over a period of time the inflation is get affected. So it is necessary that sale price and purchase price दोनों का आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो दोनों कंपेरेबल प्राइस होनी चाहिए, इन्फ्लेशन का इफेक्ट आपको देना चाहिए. So thus deducting the cost of acquisition that has been incurred many years earlier from the sale consideration that has been received in the previous year is unfair for the assessee. તમને 10 વર્ષ પહેલા 10 લાખ ચૂકવ્યા હતા ને એની એ જ એસેટ વેચીને અત્યારે તમને 5 કરોડ મળે છે, તો 10 વર્ષ પહેલાના 10 લાખ અને આજના 5 કરોડ સપોઝ સમજી લો 50 લાખ દે, तो दोनों सेम भी हो सकते हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन हैज अफेक्ट, तो यू कैन नॉट कंपेयर द टू प्राइस एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम टू फाइंड आउट द गेन. So you are supposed to consider the inflation impact. Thus indexation is given for the long term capital asset. तो तेनु indexation करવું जरूरी है. Thus the indexation का मतलब देखो, ये एक लाइन में indexation का मतलब समझाया है कि thus the indexation of cost of acquisition means to bring into line cost of acquisition with the sale consideration. તમારી cost of acquisition 25 વર્ષ પહેલાની છે, સેલ પ્રાઇસ આજની છે, તો બેને સાથે એક પ્લેટફોર્મ પર કમ્પેર કરવા માટે લાવવા હોય તો ઇન્ડેક્सेशन કરવું જ પડે, ઇન્ફ્લેશનની ઇફેક્ટ આવતી જ પડે. ओके, तो वो दोनों को एक साथ लाने के लिए, एक कंपेरेबल ग्राउंड पे, कंपेरेबल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जो मेथड यूज की जाती है दैट इज नोन एज इंडेक्सेशन. इतना डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल सा है इंडेक्सेशन भी. देखो, एज पर सेक्शन 48 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. देखो, इंडेक्स COA मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्रीज बाय अप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स. तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स अप्लाई करके जब अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इनपुट बढ़ाओगे, तो मैंने ये 32 का 40 किया है, मैंने क्या किया, इंडेक्सेशन अप्लाई करके 32 का 40 किया, तभी ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. ओके, तो जब आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स CII जिसको बोला जाता है, तो CII अप्लाई करके आप अगर कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ acquisition, that is called the indexation. So once the cost of inflation index is applied, okay, it becomes the index cost of acquisition. मतलब समझो कि આ જે છે આ cost of acquisition પર મેં indexation apply કરી લીધું અને એના પછી જે મને કિંમત મળશે એ કિંમતને હું શું કહીશ, index cost of acquisition. अगर improvement की cost है उस पर मैंने indexation apply किया तो उसको हम क्या कहेंगे, index cost of improvement. देखो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो सी स्टेप टू कैलकुलेट द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो फाइंड आउट द टाइप ऑफ असेट बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग. आपको देखना है सबसे पहले कि असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है. अगर शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. इफ द असेट इज अ लॉन्ग टर्म, वेदर असेट इज अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ओके, और इफ असेट इज अ लॉन्ग टर्म, देखिए अप्लाई द इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ओनली इफ द असेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही इंडेक्सेशन एप्लीकेबल होता है. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दोनों का तरीका सेम है. देखो, आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो लिखो, ओके. फिर आपको ये CII है ना, एग्जाम में दिया होगा ये टेबल, आपका जो इनकम टैक्स का पेपर होगा इसमें भी दिया होगा, ये पूरा टेबल एंड में दिया होगा, ओके. तो ये टेबल में से आपको क्या करना है, देखो, you are supposed to take the CII of the year in which the asset was first held by the assessee. પહેલી વખત અસેટ ક્યારે બાય કરી અસેસીએ એ આપણે લઈશું, ઓકે. એ વર્ષની CII લઈશું, or the CII of the year 2001 to whichever is later, ओके. आपको दोनों में से एक लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट से. ऐसा करने से आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगा. आप समझ लो, मैं समझाता हूँ. सपोज आई हैव परचेज द असेट फॉर रुपीज
5 लाख, 5 लाख में मैंने असेट बाय की थी इन दी फाइनेंशियल ईयर 2006-7। कौन से ईयर में बाय की थी? 2006-7 में। और ये असेट में अपना ये करंट प्रीवियस ईयर है 2021-22। 21-22 में ये असेट को मैं ट्रांसफर करता हूँ। ओके, ये असेट को मैं ट्रांसफर कौन से ईयर में करता हूँ? 21-22 में। और इसको मैंने एक्वायर कौन से ईयर में किया था? ये साल में मैंने परचेज किया था। कितने में? 5 लाख में। तो ये मेरा क्या हो गया? देखो, दिस 5 लाख इज माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज हाउ मच? ₹5 लाख। ओके, नाउ दिस 5 लाख इज नॉट कंपेरेबल विद दी सपोज ये असेट मैंने ट्रांसफर की ये साल में 25 लाख रुपए। तो कैन आई कंपेयर दिस 5 लाख विद दी 20 लाख? आ 6, 7 થી 21, 22 સુધી કેટલો ઇન્ફ્લેશન વધી ગયો? તો આઈ કેન નોટ કમ્પેર. હું સીધા 25 માંથી 5 લેસ કરીને કેપિટલ ગેઇન ના ગણી શકું. આ 5 લાખને આને લાઇનમાં લાવવા પડશે. તો લાઇનમાં લાવવા માટે મારે શું ગણવું પડશે? આઈ હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ दी, आई नीड टू कैलकुलेट दी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू कैलकुलेट दी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मैं कैलकुलेट करूंगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू, देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहले मेरा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ले लेना है। फिर मुझे क्या करना है? हाउ टू टेक दी CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। मतलब मुझे 6-7 का CII लेना है। CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, ईयर ऑफ एक्विजिशन का मुझे CII लेना है और उसको मल्टीप्लाई मुझे करना है CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो CII ऑफ द ईयर, CII मतलब कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो ये अप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये 5 लाख की वैल्यू बढ़ के कुछ नई वैल्यू आएगी। देखो, हम कैलकुलेट करके देखते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। ये मेरी 5 लाख मेरी क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू टेक द CII ऑफ द 2006-7। 6-7 की मुझे CII लेनी है। तो मेरे मटेरियल में CII की 6-7 की CII दी होगी। देखो, ये 2006-7 की CII कितनी है? 122। यू कैन सी हियर 122। ये 2006-7 और ये उसकी CII है। दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ, आपको समझ में आए। तो 2006-7 मेरा ईयर है और ये साल की मेरी CII कौन सी है? 122। तो मुझे क्या करना है? इसको 122 से डिवाइड करना है। ओके, और मेरा ईयर ऑफ ट्रांसफर की CII क्या है? देखो, मेरा ईयर ऑफ ट्रांसफर अपना प्रीवियस ईयर 2021-22। तो 21-22 का CII यहाँ पे दिया है 317। आप तो याद रखो ना, આપેલું હોય તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે મારા કરંટ પ્રીવિયસ ઈયરની 317 મારી CII છે। अब आपको दिया होगा, डोंट वरी। बट अगर नहीं भी दिया है तो यू मस्ट नो दैट माय करंट ईयर CII इज 317। सो इफ आई डू दिस एक्सरसाइज, ये 5 लाख डिवाइडेड बाय 122 मल्टीप्लाई बाय 317। तो इसको करने से जो भी वैल्यू आती है, अगर आप करोगे तो 5 लाख, ओके, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, डिवाइडेड बाय 122, ओके, मल्टीप्लाई बाय 317 अगर मैं करता हूँ तो दैट वैल्यू इज 12,99,180। The value is how much? 12,99,180. So this is the value. So now how I will calculate my capital gain? देखो, my full value of consideration is how much? Full value of consideration, देखो, ये asset मैंने कितने में बेची? 25 लाख में। अभी मैं 25 में से 5 नहीं लेस करूंगा क्योंकि 5 लाख तो बहुत साल पहले की कीमत है। आज के दिन की कीमत अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद मेरी जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो कितनी है? 12,99,180। और ये दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे। तो देखो, यहाँ से हम 25 लाख लेस कर देते हैं और जो डिफरेंस आया तो दैट इज 12,819। तो 12,819। तो दिस इज माय कैपिटल गेन, और वो भी कौन सा वाला? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, देखो, अगर मैंने इंडेक्सेशन नहीं अप्लाई किया होता तो मैं क्या करता? कि 25 लाख में असेट खरीदी थी, 25 लाख में बेची, 5 लाख में खरीदी थी, डिफरेंस इज 20 लाख।
तो आपको 20 लाख पे टैक्स भरना पड़ता है और ये गलत होता है। ओके, ये गलत होता क्योंकि वैल्यू दोनों एक प्लेटफॉर्म पे लानी पड़ती है और ये वैल्यू को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का जो मेथड इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन। Have you understood that how to calculate the index cost of acquisition? Yes, sir. Okay. यस सर। कि आप देखो कि सपोज ये तो मैंने यहाँ पे ईयर लिया था 2006 में। अब ये गवर्नमेंट है ना, जब व्हेन आई वाज डूइंग दी माय एसवाई बीकॉम, एट दैट टाइम द इंडेक्सेशन चालू होता था फ्रॉम द ईयर 2081-82। तो 81-82 वाज द बेस ईयर और ये आपके सिलेबस में जब आया तो इसके लिए देखो इंडेक्सेशन की शुरुआत कौन से साल से हुई है, नया वाला इंडेक्सेशन है उसकी शुरुआत हुई है 2001-2 से। ठीक है, 2001-2 से हुई है शुरुआत, मतलब इससे पहले का इंडेक्सेशन का डेटा हमारे पास नहीं है। अगर आपने समझ लो असेट परचेस की थी 2089-80 में, सपोज यहां पे मैंने असेट कौन से ईयर में बाय की है 2006-7 में। ओके, तो उसकी जगह अगर ये असेट मैंने 2091 में बाय की है, सपोज 1991 में मैंने असेट बाय की। હવે 1991 में તમને આ ફોર્મ્યુલામાં શું કીધું કે CI ઓફ ધ યર ઓફ એક્વિઝિશન થી ડિવાઇડ કરવાનું અને કરંટ યરના CI થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું। હવે મારી પાસે 1991 નો તો CI છે જ નહીં, તો શું કરીશ, તો यहाँ पे ये लिखा है देखो, और द CI ऑफ द ईयर 2001 टू विच एवर इज लेटर। मतलब ये केस में आपके पास देखो अगर 2001 टू पहलाનું કોઈ વર્ષ હોય તો તમારે CI કયા વર્ષનો લઈ લેવાનો, 2001 2001 2 નો 2001-2 का CI ले लेने का। ओके, और सपोज उसके बाद का कोई साल है तो यहाँ आपको CI मिल जाएगा, लेकिन 2001-2 के पहले का साल है तो आपको CI कौन सा लेना है 100, 1-2 का CI 100। ओके, तो 1-2 का CI आपको 100 लेना है। तो ये केस में अगर होता मैं 122 की जगह इसको 100 से डिवाइड करता अगर मेरी प्रॉपर्टी मैंने बाय की है 2091 में विच इज अर्लियर देन द 2001-2। तो इन दैट केस अगर 2001-2 से पहले के साल में आपने बाय किए तो आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में CI कौन से ईयर का लेना है 2001-2 का। तो आई होप दैट ये लाइन भी आपको समझ में आ गई। ओके, देखो एक नोट दिया गया है कि CI ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन बाय द प्रीवियस ओनर। ओके ओके, देखो ये मैंने आपके सिलेबस में नहीं रखा है प्रीवियस ओनर वाला पॉइंट, इसको आप कैंसिल कर देना, इसको मत पढ़ना। ठीक है, अभी देखो there are few assets which are a long term capital asset. There are few assets which are a long term capital asset, even though in that case you don't have to apply the indexation। तो ये 5-6 केस ऐसे हैं, ये 6 असेट के केस में आपको भले असेट लॉन्ग टर्म है, फिर भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बाकी सभी असेट में मिलेगा, लेकिन ये 6 असेट ऐसी है जिसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये पण ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ભલે અસેટ લોંગ ટર્મ હોય, પીરિયડ ઓફ હોલ્ડિંગ મોર દેન 36 મંથ થઈ ગયો હોય, મોર દેન 12 મંથ, મોર દેન 24 મંथ, फिर भी ये 6 असेट के केस में आपको इंडेक्सेशन अप्लाई करना नहीं है। You don't have to apply the indexation in case of these 6 assets. So which are the 6 assets in which the indexation is not applicable? So एक तो जीरो कूपन बॉन्ड है, भले असेट लॉन्ग टर्म है फिर भी देखो मैंने आपको क्या पढ़ा है, असेट लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा है इंडेक्सेशन इज अवेलेबल इफ द असेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, but in case of these 6 capital asset, even though the asset is a long term but the indexation benefit is not available। ऐसी कौन कौन सी 6 असेट है, वन इज द जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड वाले केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, भले पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा है। ओके, डिबेंचर और बॉन्ड है। ओके, तो हाँ उसके केस में भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन कुछ बॉन्ड RBI इश्यू करती है जिसको बोलते हैं कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये दो बॉन्ड के अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इसके अलावा के कोई भी बॉन्ड होगी ओके इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सपोज इफ यू डू द स्लम्प सेल, स्लम्प सेल क्या होता है, व्हेन द कंपनी
सेल इट्स एंटायर असेट, उसकी सभी असेट बेचती है। ओके, अगेंस्ट मतलब कंपनी बेचती क्या है, स्लम सेल के केस में असेट नहीं बेचती, स्लम सेल के केस में असेट की जगह कंपनी शेयर्स बेचती है। वो एबीसी लिमिटेड है और एबीसी लिमिटेड के दो मालिक हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ओके, तो देखो लेट अस अंडरस्टैंड, लेट मी चेक वंस, कुछ चीज़ें हमें इंटरनेट पे भी देख लेते हैं तो आपको समझ में। स्लम सेल किसको बोलते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्लम सेल। Slum sale means transfer of one or more undertaking as a result of sale of the lump sum consideration without values being assigned to the individual asset and liabilities. Okay, so अगर ऐसे टाइप का आप सेल करते हैं, सपोज मेरी एक पूरी फैक्ट्री है, मैं आपको बेच देता हूँ ફેક્ટરીનો આખો ઉધડો સોદો મારો, ત્યાં ફેક્ટરી તમને 50 લાખમાં વેચી, હવે એમાં લેન્ડના કેટલા, બિલ્ડિંગના કેટલા, મશીનરીના કેટલા, એવું કશું જ ના જોયું, આખી અસેટ તમને વેચી દીધી 25 લાખ. So no individual values are assigned to the particular asset. Now you may not be in a position whether the particular asset is a short term or long term. तो स्लम सेल के केस में क्या होता है कि स्लम सेल आप करते हो, भले असेट लॉन्ग टर्म है, फिर भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. What is slum sale is understood by all of you. Slum sale is a basically transfer of one or more undertaking as a undertaking मतलब पूरा फैक्ट्री बिल्डिंग आप बेच रहे हो, ओके, विदाउट असाइनिंग दी कंसिडरेशन, मतलब पूरा का एक ही कंसिडरेशन ले लिया, हर एक आइटम को, लैंड की कितनी कीमत है, बिल्डिंग की कितनी है, मशीनरी की कितनी, ये सब कुछ असाइन नहीं किया, पूरा अपने साथ में एक ही साथ बेच दिया, दैट इज कॉल्ड स्लम सेल. अपने ऐसा स्लम सेल किया है, in that case the indexation benefit is not available. डेप्रिसिएबल असेट को के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया कि उसके भले जितना पीरियड ऑफ होल्डिंग हो, डेप्रिसिएबल असेट इज देयर, उस पर होने वाला कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होता है और शॉर्ट टर्म के अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो डेप्रिसिएबल असेट्स में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. और शेयर और डिबेंचर्स एक्वायर्ड बाय द नॉन रेसिडेंट इन फॉरेन करेंसी इन इंडियन कंपनी. अगर कोई शेयर्स और डिबेंचर, देखो शेयर और डिबेंचर में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन इट इज एक्वायर्ड इन अ फॉरेन करेंसी बाय नॉन रेसिडेंट. अगर नॉन रेसिडेंट के पास अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, सपोज मैं यूएस में बैठा हूँ और इंडियन कंपनी के शेयर्स मैंने पहले से बाय कर रखे हैं और उसका कंसिडरेशन मैंने जब भी बाय किया है वो पेड इन द फॉरेन करेंसी. नाउ इन द करंट ईयर आई एम सेलिंग दैट शेयर्स, आई एम अ नॉन रेसिडेंट और उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज़्यादा है, तो लॉजिकली इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए. लेकिन मैं एनआरआई हूँ और मैंने वो शेयर्स फॉरेन करेंसी पे करके बाय किए थे, तो मुझे ये केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 112A, ये अच्छे से समझ लेते हैं. 112A में कौन कौन सी असेट आती है. देखो यहाँ मेरे मटीरियल में कहीं पे देंगे, assets are get covered in the section 112A. okay, तो सी देखो ये सब असेट, सेल ऑफ द लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ओके, एंड बिजनेस ट्रस्ट. अब दो ही असेट को याद रखो, तीसरा वाला याद रखने की जरूरत नहीं है. 112 में कौन कौन सी असेट आती है, 112 में ये दो असेट आती है. कौन कौन सी, देखो आपको मैंने कैपिटल असेट की डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि ये दो असेट है, ये 112 में ए में आती है. कौन कौन सी, लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर, ओके, और लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड. ये दो जो है, लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जिसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाता है. लेकिन ये असेट सेक्शन 112A में कवर होती है. 112A में जो असेट कवर होती है उस पर कैपिटल गेन का रेट बहुत कम है, इसीलिए 112A वाली असेट को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेते. और उसका पीरियड ही 12 मंथ का है, 12 मंथ से ज़्यादा किया तो लॉन्ग टर्म. तो ये लिस्टेड इक्विटी शेयर, देखो यहाँ सिर्फ दो ही असेट, इंटरनेट पे भी आप दे सकते हो, दो ही असेट है, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड. तीसरा वाला याद मत रखिए.
So see, these two assets are treated as asset covered under section 112A. 112A वाली जो asset है, मतलब listed company के equity share और equity oriented mutual fund, ये दोनों में भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट असेट्स आर कवर्ड अंडर सेक्शन 112A. ओके, तो यहाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? देखो, ये जो मेरा टेबल था, इसके अलग अलग पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं. हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको बोलते हैं ये हमने देखा, फिर एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर किसको कहते हैं वो देखा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखा. अभी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो दो पॉइंट हम अब देखेंगे. तो देखो, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? देखो, असेट को इंप्रूव किया है और उसके लिए अगर आपने खर्चा किया है तो दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. देखो, कैपिटल एक्सपेंस, आपका एक्सपेंस कैसा होना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंस. कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred in making any addition or improvement or to protect the capital asset. मतलब कैपिटल एसेट को इंप्रूव करने के लिए या तो फिर एडिशन करने के लिए, असेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. सपोज मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर मैंने एक घर लिया, घर के ऊपर एक दूसरा मंजिला बनाया, दैट इज एडिशन. ओके, सपोज इंप्रूवमेंट, तो पहला प्लास्टर वगैरह लो, હવે પ્લાસ્ટર કરાયું, કલર મરાયો, કેપિટલ એક્સપેન્સ કહેવાય. પ્લાસ્ટર વગરનું ઘર પ્લાસ્ટર વાળું કરું છું, એ પર પીઓપી કરાવું છું, આ બધું કેપિટલ એક્સપેન્સ કહેવાય છે. રેવન્યુ રૂટીન એક્સપેન્સ નહીં है. ओके, तो हुआ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. और सपोज समझ लो वो એનું ધાબા પરથી પાણી ના પડે એના માટે આપણે કંઈક એના પર ટ્રીટમેન્ટ કરાવી ઘરના પ્રોટેક્શનમાં, तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ, मतलब प्रोटेक्शन या तो फिर इम्प्रूवमेंट और एडिशन के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. देखो, आप रूटीन खर्चा करोगे, रूटीन रिपेयर और मेंटेनेंस, इट इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. दर वर्षे તમે એના પર ચૂનો મારે, इट इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. ओके, इनको एक्सपेंस ऐसा किया है जो कैपिटल नेचर का है, इट इज टू बी कंसीडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. ओके, वो जनरली बिल्डिंग के केस में ही आता है. नाउ इन केस ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस, ओके, वेदर द सेल्फ, देखो ये इससे कोई लेना देना नहीं है इसका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट से, लेकिन आप समझ लो कि अगर आपका गुडविल है, वो किसी को बेच रहे हो, तो उसमें कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या लोगे? नील. ओके, और वेदर इट इज सेल्फ जनरेटेड, मतलब आपकी गुडविल जो है, गुडविल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कैपिटल असेट. कि आपका धंधे का एक साख है, एक गुडविल है, वो किसी को बेच रहे हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए जो खर्चा किया है, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. समझ लो क्या हल्दीराम बहुत बड़ा नाम है. ओके, तो ये हल्दीराम बहुत बड़ा नाम है, तो उसकी गुडविल है. क्या हल्दीराम नाम मारे कोઈને વેચી દેવું છે કે બાલાજી નામ મારે કોઈને વેચી દેવું છે, तो ये बालाजी नाम की जो कीमत है मार्केट में, तो सपोज आज मिस्टर एक्स इज डूइंग सेलिंग द वेफर्स by printing the name बालाजी वेफर्स और हल्दीराम फरसान, और अभी उसको बिजनेस नहीं करना है, तो ही वांट्स टू सेल दिस नेम टू मी. उसकी जो मार्केट में पूरी जो वैल्यू है वो मुझे बेचना चाहता है और मैं खरीदता हूँ. तो वो बोलेगा कि भाई ये जब मेरे फादर ने उसकी वैल्यू किया, मतलब ये किसी और से हल्दीराम बाय किया था, वो तो 5 लाख में बाय किया था, और उसके बाद ये नाम को बढ़ाने के लिए मैंने उसका 25 लाख दूसरा खर्चा किया, तो गुडविल वैल्यू इज 30 लाख. लो, इसमें कुछ नहीं करना है, गुडविल का वैल्यूएशन आप मार्केट में करा लो, जो भी वैल्यू आई दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुडविल कहा जाएगा. ओके, तो उसके अंदर गुडविल का वैल्यूएशन का तरीका दिया है, अपने सिलेबस में नहीं दिया है वो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं. बट यू मस्ट नो कि गुडविल के इंप्रूवमेंट के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. ओके, सपोज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज इनकर्ड, कंसीडर ओनली इफ इट इज इनकर्ड ऑन और आफ्टर 2001. तो 2001 के बाद अगर आपने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया है तो ही आपको लेना है. 2001 के पहले कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया है तो उसको कंसीडर नहीं करना है. ધ્યાન રાખો, કોસ્ટ ઓફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટમાં આપણે શું લઈશું? કયા કોસ્ટ ઓફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લઈશું? કયા ઇમ્પ્રુવમેન્ટને કન્સિડર કરીશું? ઓનલી ધોઝ કોસ્ટ ઓફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ધેટ વી વિલ કન્સિડર વિચ ઇઝ ઇન્કર્ડ ઓર ધેટ એક્સપેન્સ ઇઝ ઇન્કર્ડ आफ्टर ધ યર 2001. 2001 પછીના, સપોઝ સમજી લો કે તમે 1990માં પ્રોપર્ટી લીધી, 1995ની અંદર એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરે, will not be considered. Suppose if you have incurred the expense after 2001, this to be treated as a cost of improvement. Okay,
और सपोज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बाय द प्रीवियस ओनर, इफ इट इज, सपोज समझ लो कि प्रीवियस ओनर का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने किसी से प्रॉपर्टी ली या आपको किसी के ने गिफ्ट में दी, ऐसी सिचुएशन होती है, आपके प्रीवियस ओनर ने, समझ लो प्रीवियस ओनर के केस आपको कब कंसीडर लेना है, जब आपको विल में या गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिलती है। सपोज मेरे फादर ने ये प्रॉपर्टी बाय की थी 10 लाख रुपए में इन द ईयर 2000, इन द ईयर 1990, और फिर फादर ने ही उसमें इम्प्रूवमेंट किया, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी विल में मुझे मिलती है। अभी ये प्रॉपर्टी मैं बेच रहा हूँ, तो देखो मेरे को तो प्रॉपर्टी फ्री में मिली है, और जब मैंने मिली तो उस पर मैंने अदर सोर्सेज में टैक्स भर दिया, या अदर सोर्सेज में वो एग्जाम्प्ट होता है, सॉरी विल में मिलती है। लेकिन जब मुझे प्रॉपर्टी मिली, ठीक है, तो ये किसके अंदर मेरे को कोई कैपिटल गेन अभी नहीं हो रहा है, मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी मिल रही है। मुझे कैपिटल गेन कब होगा, जब मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। मेरे फादर ने 5 लाख में खरीदी और 1 लाख का इंप्रूवमेंट किया, 6 लाख का एक्सपेंस था, मतलब 6 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और 1 लाख का कॉस्ट ऑफ, 5 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 1 लाख कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था। और अभी ये प्रॉपर्टी मेरे पास आई, ओके, अब ये प्रॉपर्टी मैं 25 लाख में बेच रहा हूँ, तो मेरे फादर ने जो 1 लाख का इंप्रूवमेंट का खर्चा किया, विल इट बी डिडक्टेबल? आंसर इज नो, बिकॉज उन्होंने 2001 से पहले किया तो डिडक्टेबल नहीं होगा। लेकिन सपोज 2001 के बाद उन्होंने खर्चा किया होगा तो इट इज डिडक्टेबल। तो प्रीवियस ओनर हो या आप हो, प्रीवियस ओनर आपको कंसीडर कब करना है, जब आपको प्रॉपर्टी ऐसे विल में मिलती है तो ही प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको लेनी है, क्योंकि તમારા માટે તો जीरो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो તમારી આગળવાળાને કેટલી કોસ્ટ થઈ थी, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओके, वो आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन ये केस के अंदर अगर उसने इंप्रूवमेंट किया है 2001 से पहले, डोंट कंसीडर 2001 के बाद का ही इंप्रूवमेंट आपने या तो फिर प्रीवियस ओनर ने जितने भी किया है, वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको प्रीवियस ओनर का या आपका दोनों आपको तभी लेना है व्हेन इट इज इनकर्ड आफ्टर द ईयर 2001। ओके, अभी देखो इसका भी इंडेक्सेशन करना है, तो इंडेक्सेशन आप करना तो यहाँ बहुत सिंपल सा हो जाएगा, कॉस्ट वही सेम फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप ले लो डिवाइडेड बाय सीआईए ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। देखो यहाँ आगे के सालों का तो आएगा ही नहीं, 2001 के बाद का इंप्रूवमेंट लेना है, इसीलिए सीआईए ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय सीआईए ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय सीआईए ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय सीआईए, सॉरी, डिवाइडेड बाय द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय द सीआईए ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट। जो ये तरीके से हमने अभी मैंने गिना, वही तरीका है यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेना है। लेकिन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको तभी लेना है व्हेन दी असेट इज ए, मतलब द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का आपने खर्चा जो है आपने कब किया होना चाहिए, 2001 के बाद। ओके, नाउ सी हाउ टू डिसाइड वेदर द असेट टू टेक द इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और नॉट। देखो आपको इंप्रूवमेंट लेना है या नहीं लेना है, कैसे डिसाइड करोगे, तो सिंपल सा है, इट शुड बी डिसाइडेड फ्रॉम द नेचर ऑफ द असेट। इफ द असेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट देन टेक द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है तो इंडेक्सेशन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो असेट लॉन्ग टर्म है, 2001 के बाद खर्चा किया है, इंप्रूवमेंट का खर्चा को इंडेक्स लगा दो। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है, इंडेक्सेशन नहीं लगाना। और इंप्रूवमेंट तो आपको हमेशा 2001 के बाद का ही लेना है। ओके, नाउ ये जो एक सम है इंडेक्सेशन का और पूरा कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट सम वी विल डू टुमारो। ओके, आई होप दैट today whatever points I have discussed with you, that all the points you have understand, there is no question, no doubt. But if you have any doubt or any question, you can